Hello everyone. This is Radha here and I welcome you all in this class. आज के इस लेक्चर में हम लोग आपका जो पार्ट ए है उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं, जिसमें कि आज के इस लेक्चर में मैं आपको बाय ट्रिक के हेल्प से वोटर इमेज, मिरर इमेज, इसके अलावा डायरेक्शन, इसके अलावा किस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे काउंट करते हैं, ये सब देखेंगे। इसके अलावा पावर साइकिल, लाइन ग्राफ, इसके अलावा नंबर सिस्टम, देन यहाँ पर नंबर सीरीज के से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं तो उनके ट्रिक देखेंगे, देन क्लोक रीजनिंग भी देखेंगे, देन यहाँ पर अल्फाबेट सीरीज भी देखेंगे, देन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व होते हैं वो देखेंगे, देन हम लोग यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम का ट्रिक देखेंगे, देन यहाँ पर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चन में हर तरीके का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी और बहुत इजी लेक्चर होने वाला है। ये मिरर इमेज और ये वोटर इमेज मैं लास्ट में समझाऊंगी। स्टार्ट हम लोग करते हैं पहले यहाँ पर किस तरीके से आप नंबर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप जैसे यहाँ पर लेट सपोज आपके पास में इस तरीके से स्क्वायर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे टेबल है, इसको सपोज करो स्क्वायर आपके एक ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये स्क्वायर आप ये दिया गया और इसमें पूछा गया कि आपको नंबर ऑफ स्क्वायर बताना, तो आप कैसे बताओगे। तो यहाँ पर आपको देखना है रो और कॉलम, तो ये आपके रो है, ये आपके कॉलम है, ठीक है। रो और कॉलम आपको देखना है, कितने रो है कितने कॉलम है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 कॉलम है, कितने कॉलम है 3 कॉलम है, ठीक है। इसके बाद में रो देखिए कितनी है 1 2 3 4, 4 रो है, ठीक है। तो यहाँ पर रो आपकी 4 है, कॉलम 3 है, मींस रो और कॉलम इक्वल नहीं है। रो आपकी 4 है, कॉलम आपकी 3 है। तो आप कैसा करोगे, यहाँ पर एक मैं स्लाइड लेके फिर आपको समझाती हूँ, ब्लैंक स्लाइड लेके किस तरीके से आप रो और कॉलम जो है ये आप फाइंड आउट करोगे। देखिए इस तरीके से लेट सपोज आपसे पूछा गया है कि आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ स्क्वायर, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब डायग्राम पे मत जाना कि कैसे उल्टा डायग्राम बना दिया, केवल कॉन्सेप्ट समझना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देखना रो देन कॉलम। रो देखो यहाँ पर 1 2 3 4, कितनी रोज है 4, कॉलम कितने हैं 1 2 3, ये कॉलम कितने हैं आपके, कॉलम आपके 3, कॉलम कितने हैं 3, मीन्स रो और कॉलम आपके इक्वल नहीं है, ठीक है। रो कितनी है 4, कॉलम कितने हैं 3 है आपके। तो किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, सो देखिए 4 इंटू 3 करोगे, फिर 4 से एक कम कितना होता है 3, 3 से एक कम 2, 2 से एक कम 1, मल्टीप्लाई करते जाओ। 3 से एक कम 2, 2 में से एक माइनस कर दो 1, 1 में से एक माइनस किया 0, ठीक है, ऐसे करना। देन यहाँ पर 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। तो इनको प्लस करके देखो कितना आएगा, ये होगा आपका 18। तो कितने यहाँ पर आपके स्क्वायर होंगे, यहाँ पर आपके होंगे 18, कितने होंगे 18, क्लियर है, कितने होंगे 18। आई होप ये चीज आपको क्लियर है।
यहाँ पर ही होंगे आपके 18 नंबर ऑफ स्क्वायर। अब मान लो कि आपको ये हो रहा है कि मैम मेरे को रो और कॉलम, आपको मान लो किसी बच्चे को रो और कॉलम ही कंफ्यूज हो जाए बच्चा कि कौन सी रो है कौन से कॉलम है, ठीक है, उसको रो और कॉलम ही नहीं समझ में आ पा रहा कि कौन सा रो है कौन सा कॉलम है, क्योंकि कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैसे करोगे आप? जैसे मान लो इस तरीके से आपको दिया गया है एक डायग्राम और उससे पूछा है कि आपको कैलकुलेट नंबर ऑफ स्क्वायर, कैलकुलेट नंबर ऑफ स्क्वायर, कितने स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे करोगे? केवल जस्ट काउंट करना है इधर से, 1 2 3, 3 है, 1 2 3 4 4 है ना, इधर के साइड 4 है, इधर के साइड 3 है, 4 इंटू 3 किया, 4 से 1 माइनस करो कितना हो जाएगा 3, फिर 2, फिर 1, 1 तक लेके जाना आपको। और यहाँ पर देखिए 3 2 1 0, ठीक है, 0 तक लेके आ गए। अब यहाँ पर देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करो, 12 6 2, कितना आएगा? वही 18 आएगा, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे? 18 नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पर होंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई, कैसे आप नंबर ऑफ स्क्वायर को कैलकुलेट करते हो। जैसे दूसरा यहाँ पर देखिए, इसमें आपको कैलकुलेट करना है लेट सपोज, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, इधर है 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे इस तरीके से दे दिया आपको, अब पूछा आपसे नंबर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करो। देखिए ये रो और कॉलम, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, कैसे लिखोगे? 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 4 में से एक माइनस किया 3, 3 में से एक माइनस किया 2, 3 में से एक माइनस किया 2, 2 में से एक माइनस किया 1, 2 में से एक माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए कितना आ रहा है आपका, 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 6 6, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। प्लस करो कितना आएगा ये आएगा आपका 8, और 12 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20 20 40। तो कितने नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे यहाँ पर आपके होंगे 40 नंबर ऑफ स्क्वायर। आई होप आपको नंबर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपसे पूछा गया था वो तो, ये तो वो कंडीशन थी जब आपका रो और कॉलम का नंबर इक्वल नहीं था। क्या चीज ध्यान रखनी, ये ट्रिक आपको कब यूज करनी है, ये वाली आपने देखा होगा जब आपका रो और कॉलम का नंबर जो है वो इक्वल नहीं था, जैसे 1 2 3 4, 2 3 4 5, आपका जो रो है वहां यहाँ पर कितना है 5, कॉलम कितना है, कॉलम है 4। तो जब आपका रो और कॉलम का नंबर इक्वल नहीं है तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी अभी, वैसे आप नंबर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन अगर आपका रो और कॉलम का नंबर इक्वल है तब क्या करोगे आप? अगर आपका यहाँ पर इस तरीके से आपको दे दिया गया और आपका रो और कॉलम का नंबर इक्वल है, देन आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखिए तो जैसे यहां पर 1 2 3, 1 2 3, अब आपने देखा कि रो भी 3 है कॉलम भी 3 है, रो और कॉलम इक्वल है। अब हम वो वाला ट्रिक यूज नहीं कर सकते। अब कैसे करोगे यहाँ पर? अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, 1 2 3, राइट, इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2 3 बराबर है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इससे निकालोगे। अब 1 4 9 प्लस कर दो, कितना आया 14। क्लियर है? इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। क्लियर? अब मान लो यहाँ पर रो और कॉलम 4 है, रो भी 4 कॉलम भी 4, तो कैसे करोगे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कितना आएगा आपका टोटल? 30 नंबर ऑफ स्क्वायर आपके आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर इस तरीके से आपको दे दिया गया क्वेश्चन और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ स्क्वायर आपको कैलकुलेट करने हैं, फिर कैसे करोगे आप नंबर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट? तो देखिए यहां पर आप जैसे इस तरीके से आपको फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अब आप किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। जैसे कि आपको ये दे दिया गया है इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से, तो यहां पर तो आप कैलकुलेट कर लोगे।
1 2 बराबर है, नंबर रो का भी 2 ही है, कॉलम भी 2 ही है ना। रो भी कितनी है 2, कॉलम भी कितने हैं 2। तो यहाँ पर क्या होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 5। मतलब इस तरीके से अगर बीच में एक प्लस का साइन इस तरीके से आ रहा है इस बॉक्स में, तो कितने नंबर ऑफ स्क्वायर आपको दिख रहे हैं 5, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इस तरीके से बना के दे दिया, 1 फिर 2 और फिर अंदर की तरफ 3, ठीक है। और यहाँ पर एक प्लस का इन्होंने लगा दिया साइन, ठीक है। अब यहाँ पर अंदर वाले उसमें देखिए कितने हैं यहाँ पर, ये देखो ऐसे ही हमने कैलकुलेट किया था, कितने आ रहे थे 5 आ रहे थे। तो इसका हो जाएगा आपका कितना कि यहाँ पर तो आपके 5 नंबर ऑफ स्क्वायर है। दूसरे में देखिए अब नेक्स्ट में भी आपने देखा इस तरीके से जा रहा है और प्लस का साइन इधर भी है, ठीक है। यानी ये भी आपका हो गया कितना 5 और लास्ट में कितना हो गया 5, तो 5 5 5 कितने हो गए 15 नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कैसे कैलकुलेट करोगे। लेट सपोज अब की बार आपको इस तरीके से दे दिया गया है, तो यहाँ पर इस तरीके से, देन इस तरीके से, देन इस तरीके से एंड ये ऐसे, देन यहाँ पर दिस वन, देन यहाँ पर दिस एंड दिस वन, इस तरीके से आपको दे दिया गया और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ स्क्वायर बताइए। तो अब कैसे बताओगे आप। अब यहाँ पर देखिए ये वाला पहले ऊपर वाला देखिए, यहाँ पर ये बीच वाली लाइन जो है इसे ऊपर ऊपर देखिए कितने आपको रो और कॉलम दिख रहे हैं। तो देखा आपने 1 2, इसके अलावा 1 2 है ना, ये 1 आ रहा है आपका 1 2, ठीक है। यहां पर भी सेम वही चीज है, नीचे में नीचे यहां पर भी, तो यहाँ पर 1 2, देन यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 3, देन ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो कितने हो गए आपके पास में यहाँ पर 4 इधर है 4 इधर है, ठीक है। रो और कॉलम बराबर है, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1 4 9 16 प्लस किया तो आपके आगे कितने 30। अब हम प्लस के साइन देखेंगे, कितने प्लस के साइन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कितने प्लस के साइन है, एक प्लस का साइन यहाँ पर है, एक प्लस का साइन यहाँ पर है, एक प्लस का साइन यहाँ पर है, एक प्लस का साइन यहाँ पर। और जब हमने प्लस साइन वाला यहाँ पर कैलकुलेट करके देखा था तो 5 आ रहा था, तो 5 5 5 5 20 हो गया। 30 में 20 प्लस कर दो तो आपके कितने नंबर ऑफ स्क्वायर हो गए यहाँ पर 50 नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पर हो गया आपके। क्लियर है कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आपको दे दिया गया, सिंपल क्वेश्चन में कैसे देखोगे, सिंपल क्वेश्चन में इस तरीके से मान लो आपको दिया गया है, इस तरीके से आपको दिया गया और नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा गया है। तो आपने सबसे पहले देखा कि यहाँ पर रो और कॉलम कैसे हैं, तो रो और कॉलम आपने चेक किया 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पर रो है 4 कॉलम है 3, तो आपको पता चला कि रो और कॉलम इक्वल नहीं है। तो हम कौन सी ट्रिक यूज करेंगे, यहाँ पर एक तरफ 4 है एक तरफ 3 है, तो यहाँ पर 3 इंटू 2, फिर यहाँ पर 2 इंटू 1, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पर बचा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 3 2 1 3 2 1 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 12, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 देन 2 देन 0, तो आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे आपके 20 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे। क्लियर है। ये यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी थी, 18 बोल दिया था, यहाँ 20 ही है, ये देखो 20 आ गए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि जब रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो कैसे कैलकुलेट होगा। अब मान लो रो और कॉलम इक्वल है तो कैसे कैलकुलेट करना, आई होप ये भी आप समझ गए होंगे नंबर ऑफ स्क्वायर। तो 1 2 3 1 2 3 रो और कॉलम इक्वल है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा आपका 1 4 और 9, तो ये आपका आ गया 14। क्लियर, इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। अब मान लो इस तरीके से आपको दे दिया गया और पूछा गया नंबर ऑफ स्क्वायर बताओ, तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 1 2 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो यहाँ आपका कितना आ रहा है 1 और 2 4, कितना आ रहा है 5। अब इस तरीके से आपको बना के दे दिया गया, एक यहाँ पर देन यहाँ पर देन यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से प्लस का साइन है, फिर ऊपर वाले में भी प्लस का साइन है, देन उसके ऊपर वाले में भी प्लस का साइन है। तो 3 बॉक्स ऐसे हैं जिसमें प्लस का साइन आपको दिख रहा है, तो 5 + 5 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का साइन है तो आपके बीच में एक प्लस का साइन दिख रहा है आपको, तो कितने आ रहे थे 5, अब 3 दिख रहे तो कितने आ गया आपका 15। क्लियर है इतनी बात, क्लियर। सो ये इस तरीके से आप नंबर ऑफ स्क्वायर जो है कैलकुलेट कर सकते हो।
अब बात करते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, सो देखिए यहाँ पर जैसे इस तरीके से है। अब पूछा गया नंबर ऑफ ट्राइंगल बताओ इसमें कितने हैं, दूसरा इस तरीके से बना दिया गया। कहीं पर अगर प्लस वगैरह में कुछ मिस्टेक हो जाए, प्लस वगैरह में, मल्टीप्लाई वगैरह में, तो उसको ये मत बोलना मैम आपने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक कर दिया, प्लस में मिस्टेक कर दी, ठीक है, क्योंकि उतना उतना तो आप कर ही लोगे। मेन मेरे को आपको कंसेप्ट समझाना है। देन यहाँ पर देखिए इस तरीके से, देन यहाँ पर ये इस तरीके से है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ ट्राइंगल बताओ कितने हैं। तो पहले वाले में कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल होंगे, कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 2 3, इसमें देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिख लो पहले, ठीक है। इन तीनों में कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल हम कैलकुलेट करेंगे, पहले इसका करेंगे फर्स्ट वाले का, फिर सेकंड वाले में, फिर थर्ड वाले में। तो कैसे होगा, फर्स्ट वाले में 1 + 2 + 3 कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 3 2 5 और एक 6, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। इसके अलावा दूसरा देखें यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो गया, 5 और 4 9 और एक 10 और ये 15, कितने हो गए नंबर ऑफ ट्राइंगल 15। इसमें कैलकुलेट करोगे 1 2 3 + 4 + 5 + 6 कितना हो जाएगा 3 3 6 4 10 15 एंड 21, कितने हो गए 21। क्लियर है। अगर इससे भी इजी ट्रिक या फिर दूसरा तरीका आपको जानना है किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे नंबर ऑफ ट्राइंगल, तो लास्ट में कितना हाईएस्ट नंबर है, यहाँ पर 3 है, लास्ट वाला देखना है, लास्ट में 3 है, यहाँ कितना है 5 है, यहाँ कितना है 6 है, ठीक है हाईएस्ट। तो अब आप क्या करोगे 3 + 1 3 + 1 अपॉन 2, ठीक है। इसमें भी कैसे करोगे 5 5 + 1 अपॉन 2, 6 6 + 1 अपॉन 2, इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपका आएगा 3 × 4/2, कितना आ गया आपका 6। इसमें देखिए 5 × 6/2 कितना आ गया आपका 15। अगले में देखिए 6 × 7/2 कितना आ गया आपका 21। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है, या फिर सीधा प्लस करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप ये बेसिक आपको समझ में आ गया कैसे नंबर ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करते हो। अब थोड़ा सा हार्ड की तरफ चलते हैं। जैसे इस तरीके से आपको दे दिया गया, इस तरीके से, ठीक है, यहां पर इस तरीके से आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करो, फिर कैसे करोगे। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो 1 2 1 2 1 2, तो आप कैसे करोगे 1 + 2 1 + 2 1 + 2, कैसे आएगा यहाँ पर 3 3 3, कितना आ गया 9, कितना आ गया 9। वहां पर कैसे किया था हम लोगों ने, जो सिंपल तरीका देखा था वो ऐसे देखा था हम लोगों ने, 1 2 3 4 4 है यहाँ पर, सो 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ गया था आपका 4 और 3 7 और 3 10, है ना। अब की बार मान लो इस तरीके से दे दिया गया अब आपको, अब नंबर ऑफ ट्राइंगल बताना है, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देख लेंगे ऊपर वाले में देखिए 1 2 बेस से, इधर भी 1 2 इधर भी 1 2, कितना हो गया ये 1 + 2 1 + 2 1 + 2, तीनों को प्लस करेंगे 3 3 एंड 3, कितना आ गया 3 और 3 6 और 3 9। क्लियर, नंबर ऑफ ट्राइंगल कैसे पता करोगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको बना के दे दिया गया, इस तरीके से, फिर आपसे पूछा गया नंबर ऑफ ट्राइंगल बताओ कितने हैं। सो फिर आपने देखा यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या करोगे 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे किसमें 4 × 2 = कितना आ जाएगा 8, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगले में देखिए यहाँ पर 8 है और इसमें पूछा गया कि स्क्वायर में कितने ट्रायंगल है, ये पूछा गया कि इस स्क्वायर में कितने ट्रायंगल है। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को कितने आ जाएंगे 16। स्क्वायर में पूछा गया कितने ट्रायंगल है, तो ये भी कैलकुलेट कर लोगे आई होप आप लोग। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपसे पूछा गया कि इस स्क्वायर में बताइए कितने आपके पास में ट्राइंगल है। ये स्क्वायर है, यहाँ पर आपको बताना है कितने आपके पास में ट्राइंगल है, इस तरीके से। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं CSIR में। आपसे पूछा गया स्क्वायर में कितने ट्राइंगल है, तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
5 6 7 8, कितने आ गए 8। ठीक है, तो आपने क्या किया यहाँ पर, पहले स्क्वायर में देखा आपने कितने हैं 8, मैंने कहा था स्क्वायर से देखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 2 16, अंदर जो स्क्वायर है उसमें भी 8 है, सो 8 इंटू 2 कितना आ गया 16, 16 और 16 कितना हो गया 32। क्लियर है कैसे आप नंबर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करोगे। हॉरिजॉन्टल लाइन में पूछा गया इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल लाइन दे दिया गया इस तरीके से, तो कैसे करोगे, कुछ नहीं बस यहाँ पर काउंट कर लो 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर ऑफ ट्राइंगल है। फिर आपसे दिया गया ट्राइंगल इनसाइड ट्राइंगल, ऐसे कैसे पता करोगे कि ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, तो ट्राइंगल और उसके अंदर भी ट्राइंगल है, और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ ट्राइंगल बताओ कितने हैं। देन इस कंडीशन में क्या करोगे, देन इस कंडीशन में देखो 1 2 3 4, टोटल कितने हैं 4, 1 2 3 4, और एक आउटर ट्राइंगल, एक बाहर का ट्राइंगल कैलकुलेट करोगे कितने हो जाएंगे टोटल 5। ठीक है, कितने हो जाएंगे 5। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दूसरा, यहाँ पर ये भी ट्राइंगल के अंदर 2 ट्राइंगल बना दिए, अब की बार ट्राइंगल के अंदर कितने ट्राइंगल 2, इस तरीके से एक ट्राइंगल अंदर की तरफ दे दिया गया, और आपसे पूछा गया कितने ट्राइंगल है, तो आपने क्या किया यहाँ पर, किस तरीके से कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा था कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर एक ट्राइंगल है तो कितना आ रहा था आपका 5 आ रहा था, कितना आ रहा था 5, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, कितना आ गया ये 4, एक बाहर का ट्राइंगल कितना आएगा 5। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से ट्राइंगल है और इसके अंदर एक और ट्राइंगल है, तो जब हमने ये कैलकुलेट किया था तो आपका कितना आ रहा था 5 आ रहा था, कितना आ रहा था 5, ये जो फर्स्ट वाले में कैलकुलेट करके देखा था, तो हमारा आ रहा था सेंट्रल ट्राइंगल का, और फिर एक इसके बाहर ट्राइंगल है इस तरीके से, इस तरीके से, तो कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पर 4 + 1, ये तो आपका 5 आएगा क्योंकि एक आपका आउटर ट्राइंगल और एक ये आपका 4, ये और लास्ट वाले का देखो तो ये आएगा आपका 4, तो कितना आ जाएगा 4 और 5 और 4, 4 + 4 + 1 कितना आएगा आपका 9। क्लियर है, आई होप इतनी चीज आपको हो गई क्लियर। कुछ नहीं करना, केवल सिंपल आपको देखना है कि ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल कितने, अब यहाँ पर केवल आपका एक ट्राइंगल तो आपने देखा 1 2 3 4 4 है, एक बाहर का ट्राइंगल कितना हो गया 5। दूसरी बार फिर आपने यहाँ पर चेक किया दूसरे डायग्राम में, तो यहाँ पर आपने देखा कुछ इस तरीके से बना हुआ है, एक ट्राइंगल बाहर का ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर भी एक और ट्राइंगल है, तो यहाँ पर इस ट्राइंगल का कितना होगा 4, इसके बाहर का जो ये वाला ट्राइंगल है इसका एक ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, ये आउटर ट्राइंगल कितना हो जाएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा 5 + 1 + 4 = टोटल आपका 9 आ जाएगा। क्लियर, किस तरीके से ट्राइंगल इनसाइड ट्राइंगल कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपके पास 3 ट्राइंगल दे दिए गए, आपको 3 ट्राइंगल दे दिए गए, हर ट्राइंगल का केवल आपको 4 लेना है। जैसे अब आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल है, इसका आपने 4 लिया, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक ट्राइंगल है, इसका आपने 4 लिया, फिर यहाँ पर एक और ट्राइंगल है, इसका भी 4 लोगे, ठीक है, 4 4 4, और आउटर वाले का 1 प्लस कर दोगे। यहाँ पर आपने देखा कितने ट्राइंगल है 1 2 3, 3 ट्राइंगल है, तो 4 + 4 + 4, एक आउटर वाले का +1 कर दो, 13 आ गया। क्लियर, ये सिंपल सी ट्रिक याद करनी है। यहाँ पर देखिए ये इनर वाला ट्राइंगल है, इसका आप कैलकुलेट कर लो 4, बाहर वाले का केवल +1 ऐड कर दो, 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल 2 ट्राइंगल, तो 2 ट्राइंगल है तो 4 + 4, बाहर वाले का 1 ऐड कर दो 9। क्लियर, इस तरीके से आपको चीजें याद करनी है। तो दोबारा से चेक कर लेते हैं किस तरीके से आपने देखा। रो और कॉलम में कैसे करना था, जैसे आपका यहाँ पर रो और कॉलम का नंबर इक्वल नहीं है तो आपने कैसे कैलकुलेट किया था 1 2 3 1 2 3 4, तो कैसे कैलकुलेट किया था 4 × 3, फिर यहाँ पर 1 माइनस किया 3, इसमें से 1 माइनस किया 2, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 0, तो आपने फिर इन सबको मल्टीप्लाई करके देखा तो 12 6 2 और 0, तो कितना आ गया था आपका 20 आ गया था। तो यहाँ पर 20 क्या है आपके स्क्वायर है, जब आपने स्क्वायर कैलकुलेट किया था। अगर यहाँ पर लेट सपोज ये इक्वल होता, मतलब 3 इधर होते 3 इधर होते, कैसे करते 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाता आपका 1 4 एंड 9, तो क्या हो जाता है यहाँ पर 14। क्लियर, ये वाला हम लोग ने देखा था। देन यहाँ पर अगर आपका इस तरीके से आपके पास में होता, इस तरीके से एक ट्राइंगल है और इस तरीके से होता,
तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 2 1 2, तो ये आपका हो गया कितना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, क्योंकि इक्वल है, रो भी इक्वल है कॉलम भी इक्वल है, तो ये आपका आया 1, ये आया आपका 4, कितना आया 5। लेकिन अब की बार आपको कुछ इस तरीके से दे दिया गया, एक यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको दे दिया गया इस तरीके से, देन यहाँ पर इस तरीके से, देन यहाँ पर लास्ट में भी इस तरीके से। तो आपने देखा आपके पास में 4 स्क्वायर और सब में प्लस साइन है, जब एक स्क्वायर में एक प्लस साइन था तो आपका 5 आ रहा था, यहाँ पर 3 स्क्वायर है 1 2 3, तीनों में प्लस साइन है तो आपका कितना आएगा 5 + 5 + 5, तो आपका आ जाएगा 15। क्लियर, किस तरीके से कैलकुलेट किया। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था ट्राइंगल के बारे में, तो ट्राइंगल को कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, इस तरीके से आपका ट्राइंगल है, यहाँ पर आपको बेस में देखना है कितने हैं, 1 2 3 4 4 है, तो 1 + 2 + 3 + 4, ये आपका आ जाएगा कितना 10। क्लियर, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर 4 × 4 + 1/2, यानी कि 4 × 5/2 यानी कि 10। क्लियर, दूसरा तरीका हम लोग ने देखा था ट्राइंगल इनसाइड ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर भी एक ट्राइंगल है, तो इनर ट्राइंगल का 4 लेंगे, आउटर ट्राइंगल का 1 लेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर इस तरीके से मान लो एक और ट्राइंगल आपको दे दिया गया है, एक और ट्राइंगल मान लो इस तरीके से आपको दे दिया गया, एक और ट्राइंगल इस तरीके से, और जैसे यहां पर हम लोग ने देखा था, जैसे यहां पर देखा था कितने हैं 1 2 3, और बाहर वाले का 1 लेंगे, तो 4 + 4 + 4 + 1 = कितना हो जाएगा आपका 13 ट्राइंगल हो जाएंगे। क्लियर, ट्राइंगल इनसाइड ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट करना, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो सीधा कैलकुलेट कर लोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसके अलावा स्क्वायर के अंदर अगर है आपके पास में, अगर आपके पास में इस तरीके से स्क्वायर दे दिया, और स्क्वायर के अंदर आपको क्या बना के दे दिया, स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, और फिर उसके बाद में आपसे यहाँ पर इस तरीके से पूछा गया कि बताओ कितने ट्राइंगल है, ट्राइंगल इनसाइड स्क्वायर, तो आपने क्या किया, आपने रो और कॉलम वही, क्योंकि स्क्वायर में तो रो और कॉलम हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो आपने कैलकुलेट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर अंदर जो आपके पास में स्क्वायर है उसका भी कैलकुलेट किया, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया। और क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमें ट्राइंगल कैलकुलेट करना है, तो 8 × 2 8 × 2 कितना आया आपका 16 32 आ जाएगा आपका ट्राइंगल। क्लियर बात है कैसे कैलकुलेट करना है। स्क्वायर में अगर आपको ट्राइंगल कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट करना, और उसके बाद में आप केवल मल्टीप्लाई कर देना 2 से, ठीक है। कितने ट्राइंगल है देखना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस तरीके से अगर दिया हुआ है, फिर पूछा गया है कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 2 1 2 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 3, तो आपका आ जाएगा ये 9। एक बार इनको देख लेना, और अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप आराम से करके आ जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं, रेक्टेंगल भी पूछे जाते हैं कि रेक्टेंगल बताओ कितने हैं, तो इस तरीके से आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया रेक्टेंगल बताओ, तो आपने देखा 1 2 1 2, तो ये 2 और 1 कितना आ रहा, 1 + 2 3, इधर कितना आ रहा 1 + 2 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 9। इस तरीके से आपको रेक्टेंगल पता करना है, इस तरीके से आप क्या पता कर सकते हो, रेक्टेंगल पता कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 1 2 3, इस तरीके से दिया गया है, रेक्टेंगल पूछा गया कि रेक्टेंगल बताओ कितने हैं, तो आपने क्या किया 1 2 3 1 2 3, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से ही कर दोगे, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई 3 से ही, सो इधर कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या करोगे, इस तरीके से दिया गया आपके पास में, और आपसे पूछा गया है यहाँ पर कितने रेक्टेंगल है, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आ जाएगा 36। क्लियर, सेम इधर भी आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है, 1 + 2 + 3 + 4, उधर 1 + 2 + 3, और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे करोगे, अगर इस तरीके से आपको बना के दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि आपको बताना है कि कितने आपके पास में नंबर ऑफ रेक्टेंगल है, तो कैसे पता करोगे, तो यहाँ पर देखो 1 2 3, फिर यहाँ पर ये 1 2 3, इस तरीके से, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले तो देखा कितने हैं 1 2 3 4, इधर भी देखा तो ये क्या आएगा आपका 4 3 2, यहाँ पर ये 3 2 1, फिर यहाँ भी देखा आपने, तो 1 2 3 4, 4 4 है, इधर भी 4 है, इधर से देखोगे इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ठीक है। तो क्या आया आपका 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, कितना आया आपका 10 आया। इसका देखोगे तो ये भी सेम 10 ही आएगा, 1 + 2 + 3 4, ये भी 10 आएगा, कितना आएगा 30। लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे, ज्वाइंट देखोगे, ज्वाइंट कितने हैं, एक ज्वाइंट तो यहाँ लगा हुआ है, एक ज्वाइंट इसको जोड़ रहा है, 2 ज्वाइंट है, तो 30 को 2 में से माइनस कर दोगे 28, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएंगे।
क्लियर बात है। जैसे यहाँ पर 1+2+3+4 10 आ गया, 1+2+3 4 ये भी 10 आ जाएगा। एक जॉइंट है यहाँ पर, तो उस जॉइंट के लिए आप 1 माइनस कर दोगे तो आपके नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएंगे। आई होप आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर और नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपको कैलकुलेट करना आ गया। एक बार देख लो यहाँ पर, अगर रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो किस तरीके से किया हम लोगों ने, एक बार और मैं समझा देती हूँ जल्दी से। रो और कॉलम अगर इक्वल नहीं है, इधर 4 आ रहा है आपका 1 2 3 4, इधर आपका 3 आ रहा है, ठीक है, ये रो और ये कॉलम। रो आपकी कितनी आ रही है 4, कॉलम कितना आ रहा है 3, तो कैसे करोगे, रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो 4 इंटू 3, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर 0, मल्टीप्लाई कर दो सबको। ये आ रहा आपका 4 इंटू 3 12, ये आ रहा आपका 6, ये आ रहा आपका 2, ये आपका 0, तो आपने कैलकुलेट किया 20, ठीक है। अगर आपका रो और कॉलम इक्वल है, मान लो यहाँ पर इस तरीके से रो और कॉलम इक्वल है, 1 2 3 1 2 3 इक्वल है, तो आपने 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर किया, तो 1 4 और 9 इस तरीके से फिर इनको प्लस कर लोगे, कितना आएगा 14। क्लियर। रो और कॉलम इक्वल है, फिर आपने किस तरीके से आपने स्क्वायर का नंबर कैलकुलेट किया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमने देखा इस तरीके से आपका एक, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, और फिर इस तरीके से आपके पास दिया गया है। हमने स्टार्टिंग में देखा इस तरीके से, पहले सिंपल बना के देखा कि इधर एक ही हमें बीच में प्लस का साइन सा दिख रहा है इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर हमने देखा कि 1 2 1 2, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रो और कॉलम इक्वल है, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जब हमने किया तो यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे जो आ रहे हैं वो 5 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। फिर आपको ये बड़ा करके दे दिया गया, और इस तरीके से हर एक में प्लस का साइन है। सबसे इनर वाले में सब हमने एक ही लेके कैलकुलेट करके देखा इस तरीके से, और इसमें प्लस का साइन तो हमारा 5 आ रहा था, है ना। इस तरीके से आपके पास में 3 है ऐसे ही, तो इधर हम लोग बिना कैलकुलेट के 5 + 5 + 5 लिख देंगे, तो आपका आ जाएगा 15। क्लियर बात है किस तरीके से आपको नंबर ऑफ स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतनी चीज क्लियर है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड। नंबर ऑफ ट्राइंगल में क्या चीजें ध्यान रखनी है, अगर सिंपली इस तरीके से बना के आपको दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्राइंगल, तो आपने क्या किया 1 2 3 4, कुछ भी नहीं याद तो 1 + 2 + 3 + 4 कर दिया, ठीक है, 10 आ गया। क्लियर। और जिनको थोड़ा सा और इजी चाहिए तो सीधा 4, ये लास्ट में 4 है, हाईएस्ट 4 है, तो 4 इंटू 4 + 1/2 कर दोगे, तो 4 इंटू 5/2 आपका 10 आ जाएगा। दूसरा तरीका कैसे, दूसरा मान लो इस तरीके से दिया गया और फिर आपसे पूछा गया कि बताओ कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल है, तो अब आप क्या करोगे 1 2 1 2 1 2, 1 + 2 1 + 2 1 + 2, कितना आ गया 3 3 3, कितना आ गया 9, ठीक है। अगर आपसे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली बस इस तरीके से दे दिया गया और इस तरीके से केवल हॉरिजॉन्टल पूछा गया कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल है, कुछ नहीं 1 2 3 4 5 5 है, ठीक है। अब आपसे स्क्वायर में पूछा गया, इस तरीके से आपके पास में ये स्क्वायर है, अंदर की तरफ भी स्क्वायर है, और फिर इस तरीके से बना दिया गया और आपसे फिर पूछा गया कि नंबर ऑफ ट्राइंगल बताइए, नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछा है। तो आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं, केवल यहाँ पर सबसे पहले देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, वेट 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो यहाँ 7 दिख रहा है, 1 2 3 4 5, चलो यहाँ पर कैसे करोगे 8 इंटू 2 7 इंटू 2, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे, फिर इनको प्लस कर दो, ठीक है। एक तरीका ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, ट्राइंगल के अंदर ही आपको ट्राइंगल दे दिया गया, तो आप क्या करोगे, जो इनर ट्राइंगल है उसका 4 लोगे और बाहर वाले ट्राइंगल के लिए एक ले लोगे, तो कितना आ जाएगा आपका 5। इस तरीके से मान लो और बढ़ा के आपको दे दिया गया, ठीक है, इस तरीके से और एक बढ़ा के दे दिया गया, तो अब क्या करोगे, अंदर अब 2 ट्राइंगल है तो यहाँ पर क्या करोगे, अब अंदर 2 ट्राइंगल है तो बाहर वाले का तो हम हमेशा 1 लेते हैं, अंदर अब 2 ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं तो क्या करोगे 4, इसका 4 बाहर वाले का 1, तो 4 + 4 8 और 1 9।
इस तरीके से ट्राइंगल से इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई होप ट्राइंगल भी आप कैलकुलेट कर लोगे। अब बात आता है, आपसे पूछा गया लेट्स सपोज कि रेक्टेंगल कैलकुलेट करो, तो रेक्टेंगल कैलकुलेट करने के लिए कैसे करोगे? ये देखो 1 2 3 1 2 3, सो 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 कितना आएगा? 6 आया। यहाँ पर भी 6 आया, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, आपका आ गया 36। कितना आ गया? 36। क्लियर? एक इस तरीके से पूछ सकते हैं, दूसरा कैसे पूछ सकते हैं? लेट सपोज इस तरीके से पूछ लिया गया आपसे, मैं आपसे केवल वो इजी इजी टॉपिक करवाऊंगी कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप कर लो एग्जाम में, है ना। बिल्कुल अगर कुछ नहीं आता जिन बच्चों को, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट आप कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो ऐसे इस तरीके से 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से दे दिया गया और आपसे पूछा गया बताओ नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने, तो आपने क्या किया? 1 2 3 4 3 2 1, ये भी 4 ही है ना, इधर भी 1 2 3 4, इधर से देखोगे ये भी 1 2 3 4, इधर से देखोगे 1 2 3 4, 4 ही बॉक्स दिख रहे हैं हर जगह से देखने पे। तो इधर से 1 + 2 + 3 + 4 किया, इधर भी 1 + 2 + 3 + 4 किया, इधर भी 1 + 2 + 3 + 4 किया। कितना आया? ये आपका 10 आया, इधर भी 10 आया, इधर भी 10 आया। कितना आया? 10 आया, 10 आया और 10 आया। अब क्या करोगे? सो आपने क्या किया? 10 + 10 + 10 कर दिया। ऊपर वाले में देखो मल्टीप्लाई किया था, ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई किया था, जब सिंपल पैटर्न था तो आपने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब की बार क्या किया आपने? प्लस किया, 30 आ गया। अब आपने देखा यहाँ पर जॉइंट है लगा हुआ, इधर भी जॉइंट लगा हुआ, दो जॉइंट है तो -2 कर दिया, तो आपका आया 28। क्लियर है किस तरीके से नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करोगे? तो यहाँ पर देखो, जब आपने स्क्वायर कैलकुलेट करना, स्क्वायर में जब रो और कॉलम इक्वल नहीं है, कैसे किया? इक्वल है तो कैसे आप लोगों ने स्क्वायर निकाला? किस तरीके से? अगर प्लस का साइन है तो इस तरीके से, अगर स्क्वायर देके पूछ लिया गया तो कैसे निकालोगे? ट्राइंगल का कैसे निकाला? इसके अलावा अगर आपसे पूछा गया स्क्वायर में कितने ट्राइंगल है तो केवल मल्टीप्लाई कर देना 2 से काउंट करके। उसके बाद में फिर आपसे अगर ट्राइंगल इनसाइड ट्राइंगल पूछा गया तो इनसाइड का 4, बाहर का 1 लोगे, प्लस कर दोगे, निकल आएगा आंसर। रेक्टेंगल अगर आपने फाइंड करना तो 1 + 2 इधर है, 1 + 2 इधर है, 3 3 आ गया तो मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन इस तरीके से जॉइंट लगा हुआ है तो वहां प्लस करोगे और जितने जॉइंट है वो माइनस कर दोगे। आई होप ये आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल, ट्राइंगल और स्क्वायर कैलकुलेट करना आ गया। ठीक है, ये जो लेक्चर है केवल मैं आपकी डिमांड पे बना रही हूँ, बिकॉज जनरल एप्टीट्यूड करवाना, जनरल एप्टीट्यूड इज नॉट माई सब्जेक्ट। ठीक है, तो केवल आपकी डिमांड पे मैं बना रही हूँ कि अगर कोई इजी क्वेश्चन आपको अगर मिल गया आपको एग्जाम में, अगर इधर से आपके 7 8 मार्क्स पे आ गए इस लेक्चर से, तो मोर देन इनफ होंगे। 3 4 क्वेश्चन भी अगर ऐसे आ गए तो, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये थोड़े से एक पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 जो भी हो गए जिनको आप फिंगर पे काउंट कर सकते हो। होल नंबर में 0 भी इंक्लूड हो जाता है। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? इंटीजर नंबर में आपके पास में जैसे आप देखते हो ना, ऐसे 0, फिर इधर 1 2 3 4, फिर इधर माइनस में लिखते हो -2 -3 -4, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर जैसे कि आपके आ जाएंगे, जैसे आपका 1/3 आ गया, पॉइंट में जो नंबर है वो आ गए। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। इरेशनल नंबर क्या है? जिनको हम लोग इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। रियल नंबर, या आपको देखो यहाँ पर ये रियल नंबर है। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, द रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, जैसे यहाँ पर स्क्वायर है, ये सारे आपके रियल नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको डिवाइड कैसे अगर पूछ लिया जाए कि कोई आपको एक डिजिट दे देगी, डिजिट दे दी गई, फॉर एग्जाम्पल 5 2 2 2 5 दे दिया गया और पूछा गया कि यहाँ पर बोल दिया गया 2 3 5, ऐसे पूछ लिया गया कि किससे डिवाइड हो जाएगी, तो ये आपको याद होना चाहिए कि अगर लास्ट में आपका 5 आ रहा है तो 100% है कि 5 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाए तो आप कैसे पता करोगे? 2,
अगर इवन है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। इवन जैसे 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से डिवाइड 100% हो जाएगी। 3 से डिवाइड है कि नहीं कैसे पता करोगे? जैसे मान लो आपको 321 दे दिया गया तो कैसे करोगे? प्लस करोगे इनको, 3 + 2 + 1 आपका कितना आया? 6 आया, तो 6 आपका डिवाइड हो सकता है। तो 321 जो है 3 से डिवाइड हो सकती है। 4 से डिवाइड करना है तो कैसे देखोगे? 4 से डिवाइड करने के लिए जैसे 644 आपके पास में, तो लास्ट की दो डिजिट देखो उठा के, क्या ये 4 से डिवाइड हो रही है? हो रही है। अगर कंप्लीट जीरो अगर इनका रिमाइंडर आ रहा है तो 100% ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। 5 से अगर डिवाइड होनी है कि नहीं होनी है, आप केवल लास्ट में ही देखना है, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 6 से डिवाइड करने के लिए आप क्या देखोगे? 6 से डिवाइड करने के लिए आप ये देखोगे इवन हो और 3 से डिवाइड हो। 7 से डिवाइड करना है तो कैसे चेक करोगे? जैसे आपके पास में 637 है तो आप क्या करोगे? फर्स्ट की दो डिजिट आपने ली, फर्स्ट की दो डिजिट लेने के बाद में फिर आपने क्या किया? यहाँ पर इसको माइनस किया, 7 का जैसे रिमेनिंग आपका बच गया 7, तो 7 का यहाँ पर क्या करोगे? तो यहां से 7 का डबल करके इन्होंने 14 से क्या किया? माइनस किया। माइनस करने के बाद इधर आ रहा है आपका 49। ठीक है, तो ये डिवाइड, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन यहाँ पर देखो 8 से मल्टीप्लाई हो रही है कि कैसे चेक करोगे? जैसे आपके पास में 5128 दे दिएगा तो लास्ट की 3 डिजिट लेके फिर आप डिवाइड करके देखोगे। 9 से डिवाइड हो रही है, कैसे देखोगे आप? जैसे आपके पास में 324 है, प्लस करके देख लो। देखो 3 से डिवाइड हो रही है या फिर 9 से डिवाइड हो रही है, इन दोनों में तो आप प्लस करोगे। जैसे 321 हो गया तो 3 + 2 + 1 कितना आ गया? 3 और 2 5 और 1 6, डिवाइड हो जाएगी। मान लो 324 है तो 3 + 2 + 4 कितना आ गया? 4 और 2 6 और 3 9, ये 3 से डिवाइड, 3 से कट जाएगा ये 3, 3 × 3 9, तो 324 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 9 से भी कट जाएगा तो ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 और 9 से कैसे पता करना? आप पता कर लोगे प्लस करके। 5 से पता करना तो लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। अगर आपको 10 से करना है तो लास्ट में 0 होना चाहिए। अगर आपको 8 का चेक करना है तो 8 का चेक करने के लिए आप लास्ट के 3 डिजिट उठा लोगे और उनको 8 से डिवाइड करके देखोगे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आपको 4 से डिवाइड करना है, जैसे 4 और 8 दोनों में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। 4 से अगर डिवाइड करना तो 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट उठाओगे, 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट उठाओगे। क्लियर है? बस इतनी चीज ध्यान रखिएगा। 2 से तो आपको पता है इवन नंबर होना चाहिए। 3 और 9 का सेम कंसेप्ट है, प्लस करके देख लोगे। ठीक है, प्लस करने के बाद में जैसे 324 है, इसका प्लस करने के बाद में 9 आ रहा है तो 9 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, तो 324 3 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट 4 और 8 का सेम कंसेप्ट है। 4 में हम लोग लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। 4 में क्या करते हैं? 4 में लास्ट की जैसे 644 है तो लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। और 8 में क्या करेंगे? 8 क्योंकि बड़ा है इससे तो इसमें 3 डिजिट लास्ट की चेक करेंगे। 5 में 0 या 5 हो लास्ट में तो 100% है कि डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, सो 2 3 4 5 का हो गया। 6 में ये इवन हो और 3 से डिवाइड हो। देन यहाँ पर 10 में देखोगे कि आपका लास्ट डिजिट 0 है कि नहीं है, तो 10 तक आप याद कर लेना। अगर कोई भी आपसे मान लो 324 दे देगा और पूछा गया क्या है 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो आप प्लस करके देख लो। प्लस करने के बाद जो आ रहा है अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, देन यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे लाइन ग्राफ से, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ गिवन द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट बाय अ कंपनी टू द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम दैट कंपनी ओवर द पीरियड फ्रॉम 1995 टू, यहाँ पर रेशियो किसका है? इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट का रेशियो यहाँ पर दिया गया है। और आपसे पूछा गया कि किस ईयर में एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हुआ है। एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा, डिनोमिनेटर हाई पूछा गया है। अब जब डिनोमिनेटर हाई आता है तो आपका जो अमाउंट आएगा ना वो कम आएगा। आपने पीआर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना प्लांट में, कि अगर पीएफआर लो है तो जो लास्ट में आएगा तो वो पीआर, अगर पीएफआर पूछा तो क्या आएगा? लो आएगा। सॉरी, पीएफआर अगर हाई है तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो जो वैल्यू है वो आपकी कम आएगी। तो यहाँ पर इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट रेशियो है और एक्सपोर्ट मैक्सिमम ये पूछा गया तो वैल्यू आपकी सबसे कम आएगी। यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? लो आएगी। तो आपको सबसे कम वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे कम वैल्यू इस पॉइंट पे है तो यहाँ पर एक्सपोर्ट मैक्सिमम हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट पूछा गया, ये बोला गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेशियो और एक्सपोर्ट मैक्सिमम, तो वैल्यू हमेशा लो में आएगी क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर जैसे कि ट्राइंगल जो है इसमें 3 साइड होती हैं 1 2 3 और हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है तो तीनों 180 डिग्री के होंगे।
इसके अलावा अगर क्वाड्रिलेटरल है तो 4 होते हैं, हर एक 90 डिग्री का होता है, तो चारों 360 डिग्री के होंगे। ये अगर आपको याद करना है आप याद कर सकते हो इस चीज को। अब मैं आपको करवाती हूँ नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे सोल्व करोगे। जैसे आपको ऐसे दे दिया गया 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, और ये इधर दे दिया गया लास्ट में 60 स्क्वायर। पूछा गया आपसे कैसे निकालोगे। सबसे लास्ट वाली डिजिट देखिए आपने कितनी है, 60 है। कितनी है, 60। 60 का एक एक्स्ट्रा कर दो, कितना आया, 61। ठीक है, 60 और 61 को प्लस कर दो, कितना आ रहा है, 121। 121 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो 6 से। 6 से डिवाइड करना है, आपका आ जाएगा यहाँ पर 73810। ये 1 के स्क्वायर से लेके 60 के स्क्वायर तक जो टोटल सम आएगा वो इतना आएगा। क्लियर, दोबारा बताती हूँ कैसे निकालना है। लास्ट वाली डिजिट देखनी है, 60 है, 60 का एक एक्स्ट्रा कर दो, कितना, 61। 60 और 61 को जोड़ दो, 121 आया, तो मल्टीप्लाई किया 121 से, डिवाइड किया 6 से। इस तरीके से निकालना है। मान लो यहाँ 50 का स्क्वायर होता, फिर पूछा जाता है कि बताओ सम कितना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, और लास्ट 50 स्क्वायर तक पूछा गया कि 1 स्क्वायर से लेके 50 स्क्वायर तक कितना आपका सम आएगा। लास्ट में 50 है, सो 50 से एक एक्स्ट्रा 51। 50 और 51 कितना होता है आपका, ये आपका होता है 101, मल्टीप्लाई किया 6 से, डिवाइड कर दिया। क्लियर। अगर आपसे इवन नंबर दिए गए हैं, इवन नंबर के लिए अगर अलग लगेगा आपका ट्रिक। इवन नंबर के लिए कैसे देखोगे, जैसे 2, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर दे दिया, 4 का स्क्वायर दे दिया, ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और इस तरीके से जितने इवन नंबर हैं 20 तक उनका स्क्वायर पूछा गया, तो कैसे पता करोगे। लास्ट में 20 है, तो अब क्या किया आपने, 20 इंटू 21। अब 21 को मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी प्लस नहीं करोगे आप, फिर मल्टीप्लाई नहीं करोगे। अब 21 के आगे 22 आता है, उसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाय 6। ये डिफरेंस है बस। क्लियर। तो इवन नंबर कैसे होगा आप निकाल लोगे। अगर आपको दे दिया गया है ओड नंबर, ओड नंबर यानी 1 स्क्वायर जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, खुद से डिवाइड हो रहे हैं। जितने 23 तक ओड नंबर है सबका स्क्वायर निकालना है। तब कैसे निकालोगे, इसके लिए भी जैसे इवन में निकाला है वैसा ही लगेगा। 23 है लास्ट में, तो 23 इंटू 24 इंटू 25 डिवाइड बाई 6, इस तरीके से निकाल लोगे। क्लियर है। अगर आपसे क्यूब पूछा गया, 1 के क्यूब से लेके 20 के क्यूब तक पता करो, तो कैसे करोगे। 1 के क्यूब से लेके 20 के क्यूब तक आपको पता करना है, उस कंडीशन में आप कैसा करोगे। देन यहां पर आप करोगे, लास्ट में क्या है, लास्ट में आपको दिया गया है क्या, 20। लास्ट में क्या दिया गया है, 20 दिया गया आपको, तो 20 का एक्स्ट्रा क्या होता है, 21। 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड 2 से कर दोगे, और इसका क्या ले लोगे, इसका ले लोगे स्क्वायर। क्लियर। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। सॉरी इधर आएगा आपका 20, सो 20 है तो 20 से एक एक्स्ट्रा 21, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे और इसका स्क्वायर लोगे। दोबारा समझाते हो कि किस तरीके से निकालोगे। देखो अगर आपसे इस तरीके से कोई एक कैलकुलेशन दे दी जाए आपके सामने, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये तो नॉर्मली आपको दे दिया गया है, ठीक है, नेचुरल नंबर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और इस तरीके से आपको 60 स्क्वायर तक दे दिया गया। फिर पूछा गया, तुम्हें पता ना, हमें इधर इवन ओड वाला कोई कंसेप्ट नहीं दिख रहा, ना इवन दिख रहा ना ओड, या तो इधर तो इन्होंने नेचुरल नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 तक पता करना है। तो हमने क्या किया, हमने लास्ट वाला उठाया 60 इंटू 61, 60 और 61 दोनों को जोड़ा, 121 आया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया 6 से, आपका आंसर आ जाएगा। मान लो इन्होंने इस पैटर्न में ना देके इस पैटर्न में दे दिया, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और टिल आपसे पूछा गया आपसे 40 का स्क्वायर। तो हमने देखा कि ये तो इवन नंबर का स्क्वायर पूछ रहे हम लोगों से, मतलब समझ रहे हो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है।
2 से लेके 40 के बीच में जितने इवन नंबर हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 40 तक जितने हैं, उनके स्क्वायर का सम बताओ। तो आप गिनने तो बैठोगे नहीं, 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 का स्क्वायर 8, फिर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ऐसे गिनने तो बैठोगे नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखो लास्ट में 40 तक पूछा गया, 40 का स्क्वायर, तो क्या करोगे, 40 से आगे क्या आता है 41, 41 से आगे क्या आता है 42, डिवाइड कर दो 6 से, निकल आएगा आपका आंसर। क्लियर। या फिर आपसे पूछा गया यहाँ पर, मान लो अब की बार इन्होंने दे दिया ओड नंबर, जैसे कि आपसे पूछा गया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, एंड इन्होंने आपसे पूछा लेट सपोज, जैसे यहाँ पे कितने तक पूछ रखा था, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है लास्ट में 23 का, हम यहाँ पर बड़ी अमाउंट ले लेते हैं, चलो आपसे पूछा गया लेट सपोज 31 का स्क्वायर। आपने देखा कि 1 केवल खुद से डिवाइड होता है, 3 भी खुद से, 5 भी, 7 भी, सारे तो ओड नंबर के पूछ रहा है ये, तो ओड नंबर में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, 31 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 33 डिवाइड बाई 6। सो ओड और इवन में ऐसे लगेगा कि जो लास्ट में है उससे एक ज्यादा, फिर उससे 2 ज्यादा, यानी 40 तो 40 से एक ज्यादा 41, 41 से एक ज्यादा 42, तीनों को मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड। सेम इवन में भी यही लगेगा, ओड में भी यही लगेगा। लेकिन अगर आपको नेचुरल नंबर दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टिल 60 तक आपसे स्क्वायर पूछा या 100 तक स्क्वायर पूछा, तो कैसे करोगे आप, लास्ट का नंबर देखोगे, जैसे मान लो यहाँ 60 है तो 60 को मल्टीप्लाई किया 61 से, फिर 60 और 61 को प्लस किया 121/6, इस तरीके से आप पता कर लोगे। क्लियर। अब आपसे लेट सपोज आपसे पूछा गया क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और लास्ट में पूछा गया 20 का क्यूब। निकालो 1 का क्यूब, क्यूब समझ रहे हो, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 3 का क्यूब, ये क्यूब है, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27। तो ऐसे पूछा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 20 तक नंबर जो है इन सब का क्यूब का प्लस कितना होगा। अब आप कैसे करोगे, 20 इंटू 21, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे 2 से और इसका स्क्वायर निकाल लोगे। लास्ट में 20 है तो 20 से एक ज्यादा 21, डिवाइड किया 2 से, इसका स्क्वायर निकाल लिया, कितना आएगा ये आपका आ गया 210, इसका स्क्वायर यानी 210 इंटू 210 आपका निकल आएगा क्यूब कितना होगा। क्लियर। किस तरीके से पता करोगे, एक दोबारा मैं क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले स्क्वायर कैलकुलेट करना सीखा, रो और कॉलम जब इक्वल नहीं थे तो हम लोगों ने कैसे देखा, यहाँ पर, क्योंकि मैं नहीं चाहती अगर ऐसे कोई इजी क्वेश्चन आ गया आप उनको छोड़ के आओ उन क्वेश्चंस को। आपसे नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा गया और आपने चेक किया कि रो और कॉलम इक्वल नहीं है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आपने क्या किया 4 इंटू 5, और आप इसने इस तरीके से 4 3 2 1 0, 4 3 2 1 मल्टीप्लाई किया, 20 12 6 2 0 प्लस कर दिया, आपका नंबर ऑफ स्क्वायर निकल आएगा। अगर आपका यहाँ पर भी लेट सपोज रो और कॉलम इक्वल है तो आपने क्या किया, कुछ नहीं, 1 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया, आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है इतनी चीज। इसके बाद में अगर आपसे इस तरीके से दे दिया गया तो आपको बताना है कितना है, तो 1 2 1 2, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, क्योंकि रो और कॉलम इक्वल है तो आपका 1 आया, ये 4 आया, ये आपका 5 आ गया। लेकिन आपसे इस तरीके से एक यहाँ पर स्क्वायर, इधर प्लस का साइन, फिर एक और स्क्वायर, फिर यहाँ पर इस तरीके से, फिर एक और स्क्वायर, और अब आपसे पूछा गया बताओ कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है, तो हमें पता है कि अगर एक प्लस साइन है तो 5 आ रहा है, तो 5 5 5 15 आ गया। क्लियर। इस तरीके से आप नंबर ऑफ स्क्वायर पता कर लोगे। ट्राइंगल पूछा गया है तो ट्राइंगल में केवल आपने चेक करना है 1 2 3 4, लास्ट में 4 है तो 4 प्लस 1/2 आप निकाल लोगे, यहाँ पर 4 इंटू 5/2 आपका आ जाएगा 10, या फिर ऐसे नहीं करना तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कर लोगे, आपका आ जाएगा यहाँ पर 10। अगर इस तरीके से आपके पास दिया गया है, फिर पूछा गया नंबर ऑफ ट्राइंगल, तो कैसे निकालोगे, 1 2 1 2 1 2,
1 + 2 कितना होगा 3, 1 + 2 कितना होगा 3, 1 + 2 कितना होगा 3, प्लस कर दो कितना आएगा ये 9। क्लियर। हॉरिजॉन्टल में पूछा है केवल इस तरीके से है तो केवल कैलकुलेट करना 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ ट्राइंगल है। ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल दे दिया गया है तो अंदर वाले ट्राइंगल का 4 लोगे, लास्ट का बाहर वाले का 1 तो 5 हो जाएगा। अब इसके अंदर चाहे आपसे एक और ट्राइंगल डाल के पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, अब 3 है तो 4 + 4 बाहर वाले का 1 तो 9। क्लियर। या फिर आपसे ऐसे पूछा गया यहाँ पर स्क्वायर दे दिया गया, यहाँ पर एक और स्क्वायर दे दिया गया और फिर आपसे पूछा गया कि बताओ कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल है, फिर कैसे करोगे आप। तो सबसे पहले तो आप कैलकुलेट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आया तो 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से, स्क्वायर में पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि स्क्वायर में कितने हैं यहाँ पर ट्राइंगल, तो ये 69 69 आपका आ गया 32। क्लियर है। आप निकाल लोगे नंबर ऑफ ट्राइंगल अगर आया तो। रेक्टेंगल अगर पूछा गया, अगर आपसे इस तरीके से दे दिया गया है नंबर ऑफ रेक्टेंगल अगर आपसे पूछा गया तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 1 2 3, तो आपने क्या किया 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 कितना आया आपका, आया 6, इधर कितना आया 6, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आ जाएगा 36। अगर इस तरीके से दिया गया है, अब देखा आपने 1 2 3 4 1 2 3, सो 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4, ये इधर की तरफ आएगा आपका 3 और 3 6 और 4 10, इधर की तरफ आया आपका 6, तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 60 आपके रेक्टेंगल आ जाएंगे। अगर इस तरीके से दिया गया है अगर आपको, आप कैसे निकालोगे, आप कुछ नहीं 1 2 3, इधर से देखोगे इधर भी कितने आएंगे आपके 1 2 3, इधर से देखोगे इधर भी आएंगे आपके 1 2 3, है ना। तो अब क्या करोगे आप 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 कितना होता है 6, इधर 6 इधर 6, अब मल्टीप्लाई नहीं करोगे प्लस करोगे 6 + 6 + 6 कितना आ गया 18। अब यहाँ पर जॉइंट कितना है, एक जॉइंट इधर है एक जॉइंट इधर है, 2 है तो 18 को 2 से माइनस किया कितना है 16 नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएंगे। क्लियर है। मान लो आपसे पूछा गया है कि आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर, जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, और ऐसे आपसे दिया गया लास्ट में लेट सपोज 100 का स्क्वायर, यानी 1 से 100 के बीच में जितने नंबर है सबके स्क्वायर का सम बताओ। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर इस कंडीशन में लास्ट में देखा आपने 100 है, 100 है तो 100 से एक ज्यादा होता है 101, मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 100 और 101 को प्लस किया तो आपका 201 आया, मल्टीप्लाई किया 201 से डिवाइड बाय 6। क्लियर है। फिर अगर आपसे पूछा गया यहाँ पर इवन नंबर का सम पूछा गया 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, और लास्ट में पूछा गया आपसे 60 के स्क्वायर तक सम निकालो, तो कैसे करोगे 60 × 61 × 62 डिवाइड बाय 6, सेम इवन नंबर में भी करोगे। ठीक है। फिर सॉरी ओड नंबर में अगर आपसे क्यूब पूछा गया 1 का क्यूब, फिर प्लस में 2 का क्यूब + 3 का क्यूब, और इस तरीके से आपसे लास्ट में दिया गया आपसे 20 का क्यूब, कैसे निकालोगे, लास्ट में 20 है तो 20 × 21 डिवाइड कर दोगे 2 से और इसका स्क्वायर करोगे तो ये 10 आ जाएगा, तो अंदर आया आपका 210, इसका स्क्वायर कर किया आपने तो कितना आएगा, पावर में 2 लिया है हम लोगों ने तो 210 210। क्लियर। सो आई होप ये आप कर लोगे अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो। ग्राफ, लाइन ग्राफ में केवल आपने दिमाग लगाना होता है, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ये सारी चीज पूछी होती है, केवल थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें। अब डायरेक्शन से रिलेटेड करवाती हूँ, फिर नंबर सीरीज के करवाऊंगी मैं आपको, नंबर सीरीज से कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलो नंबर सीरीज के कर ही लेते हैं। देखो इस तरीके से पूछा जाता है आपसे, जैसे कि आपसे दिया गया है जैसे 14 27 52 198, और इधर क्वेश्चन मार्क बना देंगे कि ये बताओ क्या है। तो आपने देखा 14 के बाद 27 आ रहा है ना, थोड़ी देर के लिए तो सोचोगे, फिर आपने सोचा अच्छा 14 में इन्होंने 13 प्लस किया है, फिर आपने देखा 27 में इन्होंने 25 प्लस किया है, फिर इन्होंने आपने आगे देखा 52 में कितना प्लस किया इन्होंने 49 प्लस किया है, सॉरी इधर है 101, 101 में कितना प्लस किया है 49 प्लस किया है, लास्ट में इधर 198 है, 198 में कितना प्लस किया है 198 में 97 प्लस किया है।
लास्ट में पूछ रहे हैं कितना होगा। फिर आपने थोड़ा सा और देखा यहाँ पर, क्योंकि जो इनने प्लस किया है 13 और 25, तो आपने देखा कि 13 में अगर मैं 12 जोड़ दूं तो 25 आ जाएगा। 25 में अगर मैं 24 जोड़ दूं तो 49 आ जाएगा। 49 में अगर मैं 97 जोड़ दूं, सॉरी दोबारा करवाते हैं, वेट, देखो एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। लेट मी टेक वन ब्लैंक स्लाइड, उस पर करते हैं। 14 27 52, 14 27 52 101 एंड लास्ट में दिया गया है 198। और आपसे पूछा गया कि बताओ लास्ट में क्या आएगा। तो आपने थोड़ा दिमाग लगाया, 14 में हमने 13 प्लस किया तो हमारा 27 आ गया। 27 में कितना प्लस किया कि 52 आ गया। तो 52 में से मैंने 27 माइनस करके देखा तो पता चला कि इन्होंने 25 प्लस किया है। 27 और 25 कितना होता है, 52। फिर देखा 52 में कितना प्लस किया इन्होंने, 52 में इन्होंने प्लस किया है 49, क्योंकि 50 प्लस किया तो 102 और 102 से एक कम 101 है, तो 49 प्लस किया है ना। फिर देखा इन्होंने 101 में कितना प्लस किया कि 198 आ गया। 97 प्लस किया 101 में तो 198 आ गया लास्ट वाली डिजिट, लेकिन इससे तो हमें पता नहीं चल रही। फिर हमने और थोड़ा देखा कि जो इन्होंने ये प्लस किया है 13 में इन्होंने 12 प्लस किया 25 आया, और उस 25 को प्लस किया इन्होंने 27 में। 25 में इन्होंने 24 प्लस किया है। 25 में 24 प्लस करेंगे 49 आएगा, और 49 को इन्होंने प्लस किया है। फिर हमने देखा कि इधर इन्होंने 49 में कितना प्लस किया है। 49 में इन्होंने 48 प्लस किया है। 49 और 48 देखो 97। तो यहां पर एक चीज आप देख रहे हो, 12 में 12 प्लस 12 24, इधर इन्होंने 12 प्लस किया, फिर इधर 12 प्लस 12 24, फिर इन्होंने क्या किया 24 प्लस 24 48, यानी नेक्स्ट यहाँ पर जो प्लस हुआ होगा वो क्या हुआ होगा 48 प्लस 48, है ना। तो 48 प्लस 48 कितना हो जाएगा 96, यानी कि नेक्स्ट इस डिजिट में इन्होंने कितने प्लस किए होंगे 96 प्लस किए होंगे। तो 198 में 96 प्लस करो कितना आएगा 96 अगर आपने प्लस किया, सॉरी 97 में 96 प्लस किया, सॉरी इन्होंने 49 में कितना प्लस किया 48, तो 97 आया। तो यहां पर क्या आएगा, जब इसमें हम लोगों ने 48 और 48 प्लस किया तो 48 कितना होता है 96, है ना। तो यहां पर क्या प्लस करना आपने ने 96। क्लियर है इतनी चीज। सो तो यहां पर आपका है 48 प्लस 48 कितना है 96, ये आ गया 96। क्लियर है, ये 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 24 48, और 48 प्लस 48 96, 96 आ गया। अब 97 में 96 प्लस करो, 97 जो है इधर इसमें 96 प्लस किया क्या आएगा हमारा 193। 193 को 198 में प्लस करो। दोबारा समझाती हूँ मैं आपको यही क्वेश्चन, देखो सबसे पहले क्या था इधर 14 27 14 27 52 101 198, और इधर पूछा गया आपसे। अब एक एक स्टेप देखना, हम लेवल लेवल बनाते हैं यहाँ पर। ये लेवल 1 ले लेते हैं, ये लेवल 2 ले लेते हैं ना, वरना कंफ्यूजन हो जाता है। देखो इसमें इन्होंने क्या प्लस किया है, फर्स्ट लेवल में इन्होंने 13 प्लस किया, फिर इन्होंने इसमें कितना प्लस किया है, फिर इन्होंने प्लस किया यहाँ पर 27 में, थ्री और 10 13
23, 25, ठीक है, 25 प्लस किया। इसमें क्या प्लस किया इन्होंने, 49 प्लस किया होगा तो 101 आया होगा। 101 में कितना प्लस किया होगा, 97 प्लस किया होगा। तो अब यहां पर 97 प्लस किया होगा 198 में। अब मैं इस 198 में कितना मैं प्लस करूं कि मेरा ये डिजिट आ जाए। पहले तो मुझे यही निकालना पड़ेगा मैं कितना प्लस करूं, है ना, पहले तो ये निकालना मैं कितना प्लस करूं, यही नहीं पता मुझे, तो देख लेते हैं चलो कितना प्लस करना है। 13 में इन्होंने कितना प्लस किया है, 12 प्लस किया है। 25 में इन्होंने कितना प्लस किया है, 25 में इन्होंने किया है आपका 24। 49 में कितना किया है, 49 में किया 48। मैंने देखा यहाँ 12 है, यहाँ 12 प्लस 12 24 है, फिर इन्होंने 24 प्लस 24 करके 48 ले लिया है ना, डबल लेते जा रहे हैं ये, है ना। जब हमने देखा कि यहाँ 12 है, यहाँ 12 का प्लस करके 24 दो गुना, 24 का दो गुना 48 है ना, दो गुना प्लस कर रहे हैं ये, है ना। मतलब 12 का दो गुना अगले में प्लस किया, फिर उसका दो गुना। तो यहां पर ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन मार्क है कैसे निकालूंगी, 48 का दो गुना यानी कि कितना, 96। तो यानी कि मेरे को यहां पर 96, 48 का दो गुना आएगा यहाँ 96। क्लियर। अब यहाँ पर 96 प्लस करना है मेरे को, किसमें, 97 में 96 प्लस करना है। तो 97 में 96 प्लस किया कितना आएगा, 193। तो यहां तो मेरा आ गया 193, इधर आ गया मेरा क्या, 193। तो यानी कि अब मेरे को 198 में 193 प्लस करना है, तो ये निकल आएगा। तो 198 में अगर आप 193 प्लस करोगे, सो 391 आपका यहाँ पर ये डिजिट आ जाए। क्लियर, इस तरीके से निकालोगे। सेम नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर 5, 10, 13, देखो यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं ये। चल देखो 5 दिया गया है, 10 दिया गया है, 13, 52, 57, 342। तो आपने देखा 5 में 2 मल्टीप्लाई किया इन्होंने, हम लोगों ने चेक किया कि 5 में इन्होंने कितना मल्टीप्लाई कर रखा है, 2। 10 में क्या किया इन्होंने, 10 में इन्होंने +3 किया है। फिर 13 4 जा 52, 52 में फिर इन्होंने क्या प्लस किया है, 5 प्लस किया है। 57 के बाद इन्होंने इसमें 6 प्लस किया तो 347 आया। तो अब देखो 3 5, यानी अब क्या करेंगे हम 7 का प्लस कर देंगे, क्योंकि ये क्या करें, एक बार मल्टीप्लाई फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस, है ना, देख रहे हो। 2 4 6 का मल्टीप्लाई और 3 5 फिर नेक्स्ट 7 का प्लस आएगा यहाँ। तो इस तरीके से नंबर सिस्टम आप कर लोगे। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जैसे 12 दिया गया, नेक्स्ट 144 दे दिया गया, नेक्स्ट 1728 दे दिया गया, नेक्स्ट पूछा गया। तो हमें पता है 12, फिर 12 का स्क्वायर होता है 144, फिर 12 का क्यूब होता है 1728, फिर 12 की पावर 4 लेके देखोगे तो नेक्स्ट आपका पता लग जाएगा कि कितना यहाँ पर आपका नंबर आएगा नेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट आपके आते हैं कैलेंडर ट्रिक। कैलेंडर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि आज इतना दिन है तो इतने हफ्ते बाद कितना दिन होगा, है ना। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। इफ इट वॉज सैटरडे ऑन 6th मार्च, अगर 6th मार्च को सैटरडे है 2018, देन व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 22nd मार्च 2018। अगर 6 मार्च 2018 को सैटरडे है तो 22 मार्च 2018 को क्या होगा। अब आप यहां पर एक चीज देखो, मार्च 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 2018, मार्च 2018, है ना, डेट अलग अलग 22 और 6। आपने क्या किया, 22 में से 6 को माइनस कर दिया, 16 आ गया। कितना गया, 16। 16 को क्या करोगे, फिर 7 से डिवाइड करोगे, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड किया तो आपने यहाँ पर डिवाइड करके देखा, 16 को 7 से डिवाइड करके देखा तो आपका 2 रिमाइंडर बच रहा है। कितना, 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो ये बोले 6 मार्च को अगर सैटरडे है तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो सैटरडे के बाद संडे, संडे के बाद मंडे, तो आपका 22 मार्च को होगा मंडे। क्लियर। जैसा भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप करो, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। इफ इट वाज ट्यूसडे ऑन 22nd Feb 1993, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट डे ऑन 28th Feb। अगर 2nd Feb 1993 को ट्यूसडे है, 2nd Feb 1993 को ट्यूसडे है, सो 28 Feb को 28 Feb 1993 को बताओ क्या होगा, डे बताओ। आपने देखा कि यहाँ पर सेम है,
ठीक है, मंथ और ईयर सेम है, तो आपने क्या किया 28 में से माइनस कर दिया 2, कितना आया 26। 26 को 7 से डिवाइड करोगे क्योंकि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7, तो यहाँ पर आया 7 3 21, रिमाइंडर बचा 5, तो रिमाइंडर 5 बचा है तो 5 5 ही उठाओ अब आप। ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद 5 दिन कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5, 5 डैश लगा लिए, 5 रिमाइंडर बचा था। ट्यूसडे के बाद क्या आता है वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, तो आपका 28/5/1993 को क्या होगा, संडे होगा। क्लियर है? अगर मान लो कि अगर आपका ये आए रिमाइंडर ही ना बचे, जैसे आपसे बोला गया कि 2 फैब 1993 को ट्यूसडे है, तो 23 फैब 1993 को क्या होगा, तो आपने क्या किया 23 में से 2 को माइनस किया, तो आपका क्या आ गया, आपका आया 21, फिर आपने 7 से डिवाइड किया 21 को, तो जीरो रिमाइंडर आया। जीरो रिमाइंडर मतलब 23 फरवरी को भी ट्यूसडे ही है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जैसे इट वॉज फ्राइडे ऑन 7 मई 2021, कि 7 मई 2021 को फ्राइडे है, 7 मई 2021 को फ्राइडे है, तो 18 जून 2021 को क्या होगा। अब आपने देखा कि मंथ अलग अलग है, तो आप देखो कि मई में कितने दिन होते हैं, मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं मई के महीने में। ठीक है, कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 7 मई, 7 मई यानी 7 दिन जा चुके हैं, तो आपने क्या किया 31 में से 7 को माइनस किया, कितना है 24 आया। ठीक है, 24 आया यानी मई के 24 दिन, मई के बाद क्या आता है जून, तो 24 प्लस 18 कितना आ गया आपका 42, 42 को 7 से डिवाइड कर दो, आपका जीरो आया, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर नहीं बचा, तो सेम डे होगा। समझ में आया कि 7 मई 2021 को अगर वेडनेसडे है और आपसे ये पूछा गया है कि 21 जून 2021 को बताओ क्या होगा। मई में कितने महीने होते, मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो 7 मई यानी 31 दिन में से 7 दिन तो जा चुके हैं, तो कितना बचा, बचा आपके पास में 24। ठीक है, अगले महीने के 21 दिन, तो 24 प्लस 21 45, तो क्या करोगे 45 को 7 से डिवाइड करोगे, कितना हुआ 42, 3 रिमाइंडर बचा, यानी कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे के बाद 3, 1 2 3, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे होगा। क्लियर, किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। अब मान लो आपको यहाँ पर दे दिया गया इफ टुडे इज ट्यूसडे, अगर आज ट्यूसडे है तो व्हाट विल बी द डे आफ्टर 46 डे, 46 दिन बाद क्या होगा, तो आप क्या करोगे 46 को डिवाइड कर दोगे 7 से, तो यहाँ पर कितना आया 42, रिमाइंडर बचा 4, तो आज ट्यूसडे है तो 1 2 3 4, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होगा आज से 46 दिन बाद। क्लियर, 7 से क्यों डिवाइड करो, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अगर आज संडे है तो व्हाट विल बी द डे आफ्टर 350 डेज, तो 7 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो सेम डे होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्लॉक रीजनिंग, ये मैं लास्ट में समझाऊंगी, पहले इंटरेस्टिंग सा देखते हैं यहाँ पर, टाइम और वर्क के देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को यहाँ पर रोहन कैन डू अ सर्टन वर्क इन 20 डेज, रोहन जो है वो किसी काम को 20 दिन में करता है, मोहन कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 30 डेज, और मोहन जो है उसी काम को 30 दिन में करता है। इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डे वर्क गेट डन, अगर वो दोनों उस दोनों मिलके काम को करते हैं तो कितने दिनों में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको पता करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए कैसे पता करोगे। एक ब्लैंक स्लाइड लेती हूँ, इस क्वेश्चन को समझाती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये बहुत, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और इजी पीजी से क्वेश्चंस रहते हैं ये।
क्या बोला गया है? रोहन कैन डू अ वर्क इन 20 days। रोहन जो है, इधर मैं लिख लेती हूँ रोहन। रोहन कितने दिन में कर रहा है? 20 days में। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? और मोहन कर रहा है 30 दिन में, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? मोहन कितने दिन में कर रहा है? मोहन कर रहा है, ये भी ये कर रहा है मोहन 30 दिन में। किसी काम को 30 दिन में करता है, रोहन किसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? ये करता है 30 दिन में। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया दोनों काम उस काम को मिलके टुगेदर एक साथ कितने दिन में कर लेंगे। तो पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर 20 और 30 का। 15। कितना आएगा? 5322 ये आया। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पर क्या है? इधर के साइड आया आपका 2 × 2 × 3 × 5। कितना आएगा? एलसीएम तो आता होगा ना सबको, निकाला एलसीएम एलसीएम सीखे होंगे आपने बचपन में। 60 आया। कितना है? 60। तो टोटल काम कितना है? 60। ये है टोटल वर्क आपका, है ना। 20 और 30 से आपने निकाल लिया। फिर क्या करना है? फिर ऐसे जोड़ दो, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे एक लाइन से खींच लो। ठीक। 20 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 60 आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई करोगे 20, 20 दूनी 40 दिया 60। 32 जा 60। 30 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, इधर 3 आ गया, इधर 5 आ गया, प्लस करो, इधर आया टोटल एफिशिएंसी 5। ये जो 3 है ये बता रहा है कि रोहन एक दिन में 3 काम करता है, तो 20 दिन में वो 60 काम करता है। मोहन एक दिन में 30 काम करता है, तो वो मोहन एक दिन में 2 काम करता है, तो 30 दिन में वो टोटल 60 काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? टोटल वर्क कितना है? 60। रोहन की एफिशिएंसी एक दिन में कितने काम करने की है? 3। ठीक है, तो 20 दिन में वो 20 × 3 पूरा काम कंप्लीट कर देता है। इधर 30 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। यानी कि मोहन जो है टोटल काम कितना है? 60। अकेला उसको एक दिन में उसकी एफिशिएंसी काम करने की 2 काम कर सकता है एक दिन में, तो 30 दिन में वो 60 काम कंप्लीट कर ले रहा है। अभी बोल रहे हैं दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कैसे होगा? तो दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी हो जाएगी? 5। टोटल काम कितना है? 60। एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है दोनों की मिला के? 5। डिवाइड कर दोगे तो 12 × 5 = 60। 12 दिन में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है इतनी चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आकाश, सूरज, बादल कंप्लीट ईच वर्क इन 12, 15 एंड 20 days। 3 नाम है यहाँ, 12, 15 और 20 दिया गया है। ठीक है, नाम ले लेते हैं यहाँ पर। लेट सपोज दिव्या, निधि, पीयू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है कि एक 12 दिन में करे, एक 15 दिन में, एक 20 दिन में। ये किसी काम को 12 दिन में कर लेती है कंप्लीट, ये किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लेती हैं, और ये किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लेती हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हम टोटल काम निकालेंगे कितना है। एलसीएम लेंगे सबसे पहले, 12, 15 और 20 तीनों का। ठीक है, कितना आएगा? 6, 15, 10, 3, 1, 5, 5। ठीक है, तो ये आएगा आपका 2 × 2 × 3 × 5, 60। टोटल काम कितना आया? 60 आपका टोटल वर्क आ गया। कितना आया? 60। तो हम लोगों ने क्या किया? ऊपर ले लिया 60। अब यहाँ पर फिर वही करो, इसको इससे भी जोड़ के इधर भी एक लाइन खींच दो, इधर भी एक लाइन खींच दो, इधर भी एक लाइन खींच दो। 12 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 60 आ जाएगा? 5। 15 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 60 आ जाएगा? 4। 20 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 60 आ जाएगा? 3। यानी कि दिव्या एक दिन में 5 काम कर लेती है, तो 12 दिन में वो 60 काम कर लेती है। निधि एक दिन में 4 काम करती है, तो 15 दिन में वो 60 काम कर लेती है। पीयू एक दिन में 3 काम करती है, तो वो 20 दिन में 60 काम कर लेती है। अब इन तीनों की इकट्ठा एफिशिएंसी निकालें तो कितनी होगी? एक साथ एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? ये कितना आएगा? 12 काम कर सकते हैं एक दिन में।
तो 60/12 कितना आ जाएगा? 5 दिन में ये काम को निपटा देंगे तीनों मिलके, ठीक है। नेक्स्ट, अनिल एंड पंकज कैन कंप्लीट अ वर्क सेपरेटली इन 10 days एंड 15 days। यानी अनिल जो है वो किसी काम को 10 दिन में करता है, पंकज उस काम को 15 दिन में करता है। पंकज लीव वर्क आफ्टर 3 days। पंकज ने 3 दिन बाद काम को छोड़ दिया। अनिल फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अनिल ने बचे हुए काम को कंप्लीट किया। इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड। देखो, जैसे दिव्या है और यहां पर पंकज, ये जो है ये 10 दिन में किसी काम को कर लेती हैं, ये 15 days में किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं। 10 और 15, तो ये एलसीएम लिया तो हमारा आया 5 × 3 × 2 30 आया। टोटल काम कितना है? 30। तो हम लोगों ने यहां पर लिख दिया 30। टेन में 3 मल्टीप्लाई करोगे 30 आ जाएगा, 15 में 2 मल्टीप्लाई करोगे 30 आ जाएगा। दोनों का एक साथ काम करने की एफिशिएंसी, एक दिन में 5 काम एक साथ कर सकते हैं, एक साथ एक दिन में 5 काम कंप्लीट कर सकते हैं। अब इन्होंने बोला कि पंकज जो है वो 3 दिन काम करके निकल लिया। पंकज 3 दिन काम किया उसने मिलके दिव्या के साथ और फिर निकल लिया। तो आप खुद सोचो, 3 दिन तो काम किया है पंकज ने, 3 दिन तो पंकज ने मिलके काम किया है, यानी कि एक दिन में 5 काम किया है, तो 3 दिन में कितने काम किए होंगे तीनों ने मिलके? 3 दिन में तीनों ने मिलके 15 काम निपटा लिए होंगे, ठीक है, 15 काम निपटा लिए होंगे। उसके बाद वो चला गया, फिर टोटल तो 30 काम थे ना, 15 काम अभी भी बचे, 15 काम अभी भी बचे। तो अब ये पूछा गया है कि पंकज तो चला गया 3 दिन काम करके, बाकी जो बचा काम है दिव्या उसको कितने दिन में करेगी? दिव्या एक काम को 3 दिन में करती है, तो बचा हुआ जो 15 काम उसको कितने दिन में करेगी? 15/3, 5 दिन में करेगी बचे हुए काम को दिव्या के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आप इजिली निकाल सकते हैं। फिर ये बोले कि टोटल काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगा, तो 3 दिन तो पंकज ने काम किया था, 3 दिन तो पंकज ने काम किया था उसके साथ मिलके, बाकी 5 दिन में बाकी निपटा लिया था काम दिव्या ने, टोटल 8 दिन में सारा काम हो गया उनका, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो ये। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पाइप एंड सिस्टम ट्रिक। टैप ए कैन फिल अ टैंक, यानी कोई टंकी है जिससे एक टैंक 10 घंटे में भर जाता है पानी से, और टैप बी जो है उसको 12 घंटे में खाली कर देती है। इफ बोथ द टैप आर ओपन देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल द टैंक। अगर दोनों को आपने ओपन कर दिया तो कितना टाइम लगेगा किसी भी टैंक को फिल करने में? जो टैप ए है वो तो भरती है टैंक को 10 दिन में, टैप बी जो है वो खाली करती है टैंक को। क्या करती है? खाली करती है टैंक को। तो यहाँ पर देखो, टैप ए फिल करती है, टैप बी खाली करती है टैंक को। टैप ए 10 दिन में फिल करती है, टैप बी 12 दिन में खाली करती है, सॉरी 10 घंटे में ये फिल करती है। और बी टैप जो है ये 12 घंटे में एम्प्टी कर देती है टैंक को, खाली कर देती है टैंक को। जैसे ये टैंक है, ए वाली तो फिल कर दे रही है 10 घंटे में पानी से, और बी वाली इसको निकाल देती है 12 घंटे में। तो कितना टाइम लगेगा इस टैंक को फिल होने में? तो देखिए, सबसे पहले तो आप एलसीएम निकालोगे। कितना आएगा? 2 × 2 × 3 × 5, कितना आएगा? ये आएगा 60, ठीक है। तो यहां पर लिया हमने 60, इधर की तरफ लिया हमने एक ए टैंक वाले का 10, बी का लिया हम लोगों ने 12, ठीक है। मिला दिया तीनों को, 10 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 60 आ जाएगा? 6 मल्टीप्लाई करोगे, 12 में 5 करोगे,
12 वाली क्या कर रही है, 12 वाली खाली कर रही है तो माइनस साइन लगाओगे, ए वाली फिल कर रही है तो प्लस का साइन लगाओगे। अब इन दोनों को प्लस करो, +6 और -5 को, +6 और -5 को प्लस करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप क्या करोगे, 60 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 60 हार लग जाएंगे फिल करने में। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्रिकेटर जो है 10 इनिंग में, a cricketer has completed 10 inning 58 48 45 50, how many run will be scored in fifth inning to make the average of 54, कि फिफ्थ इनिंग में वो कितना स्कोर करेगा टू मेक द एवरेज ऑफ 54। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो एवरेज कैसे निकालोगे ये देख लेते हैं। एवरेज कैसे निकालोगे ये भी चेक कर लेते हैं। A cricketer has completed 10 inning 58 45 58 है, फिर 45 है, फिर 45 है और फिर 50 है। एवरेज क्या है हमारा 54। कितना है 54 एवरेज। ठीक है, एवरेज लास्ट में लिखा गया है फिफ्थ इनिंग टू मेक द एवरेज 54। तो कैसे करोगे आप, 58 को अगर 54 तक लाना क्या करोगे, 4 माइनस करोगे तो 54 आएगा। 45 में अगर 54 तक लेके आना तो क्या करोगे, इसमें 6 का प्लस कर दोगे, सॉरी 48 है ये, 48 में 6 का प्लस कर दोगे 54 आ जाएगा। 45 में क्या करोगे, 9 का प्लस कर दोगे 54 आ जाएगा एवरेज। इसमें +4 करोगे तो आपका 54 एवरेज आ जाएगा, है ना। तो फिर क्या करोगे आप, 54 आपका एवरेज है। अब क्या करोगे, -4 +6 +9 +4, तो ये -4 से +4 कैंसिल हो गया, कितना आएगा 54 +6 +9 कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 69। तो कितने स्कोर करने पड़ेंगे फिफ्थ इनिंग में, 69 स्कोर करने पड़ेंगे 54 का एवरेज बनाने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया, a cricketer has completed 10 inning and his average in 21.5 run, how many run must be made in his next inning so as to raise his average to 24। अगर 10 इनिंग में उसका एवरेज 21.5 है तो उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे कि उसका एवरेज रन रेट जो है वो 24 पहुंच जाए। तो कैसे करोगे, कितना एवरेज पहुंचाना आपको, 24 एवरेज पहुंचाना है आपको। अभी कितना चल रहा है 21.5, क्या करोगे माइनस कर दोगे, 21.5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 2.5 आएगा। ठीक है, कितनी इनिंग है, 10 इनिंग है तो 2.5 इंटू 10 कितना आएगा 25। कितना आया 25। एवरेज कितना लेके जाना आपको 24, तो 24 + 25 = 49। इस तरीके से आप निकाल लोगे। क्लियर। एक बार नोटबुक में इनको सोल्व करके देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इन्होंने बोला है कि 10 इनिंग में 21.5 का एवरेज रन रेट है उसका, 24 तक रन रेट आपको लेके जाना है, तो 24 में से 21.5 निकाला तो 2.5 आया। 10 इनिंग है तो 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 25। ठीक है, एवरेज कितना लेके जाना है 24, तो 24 + 25 49 रन बनाने पड़ेंगे। क्लियर है। अब क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम से कैसे पूछे जाते हैं इनको देख लेते हैं। इसके लिए कुछ फॉर्मूले आपको देखने पड़ेंगे। अभी बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे। बोट एंड स्ट्रीम का ट्रिक कैसे है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। अगर आपको डाउनस्ट्रीम में निकालना तो क्या करोगे, स्पीड ऑफ अ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, बोट की स्पीड और पानी की स्ट्रीम, ये देखोगे। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम अगर ये निकालना है तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ वाटर अगर स्टील यानी स्थिर पानी है, फ्लो नहीं कर रहा, तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई 2 करोगे। स्पीड स्ट्रीम की निकाली तो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2 करोगे। 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब क्वेश्चन देखो, अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम 15 किलोमीटर पर हार। अपस्ट्रीम कितनी दी गई है 15 किलोमीटर पर हार, डाउनस्ट्रीम कितनी दी गई है 25 किलोमीटर पर हार। वाटर क्या है, स्टिल वाटर है। ठीक है, इसका रेट निकालना है। स्टिल वाटर का रेट कैसे निकालोगे, ये देखो थर्ड फॉर्मूला, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई 2। इसके अलावा रेट ऑफ करंट, करंट को आप स्ट्रीम ले लोगे तो स्ट्रीम का आपको यहाँ पर स्पीड निकालना है, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2। कुछ नहीं, बस कैलकुलेट कर लो, फॉर्मूला पुट कर दो, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई 2 करोगे, स्टिल वाटर का स्पीड निकल के आ जाएगा, और स्ट्रीम का निकालना है तो माइनस करोगे, आपका निकल के आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए,
अब बोट कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर हार इन स्टिल वाटर। एक बोट जो है वो 10 किलोमीटर पर हार स्थिर पानी में ट्रेवल कर सकती है। क्या दिया गया है यहाँ पर? स्टिल वाटर दिया गया है 10 किलोमीटर पर हार। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर हार, कितनी स्पीड है? 6 किलोमीटर पर हार स्पीड है। फाइंड द टाइम, टाइम बताना है आपको, टेकन बाय द बोट टू गो 64 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। क्या दिया गया आपको यहाँ पर? स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम आपको पता करनी है। आपको क्या बताना? फाइंड करना आपको टाइम बोट टू गो टू 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने के लिए टाइम बताना आपको, तो यानी स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम पता करनी। फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब बोट कैन ट्रेवल, इसकी बोट की कितनी स्पीड है? 10 किलोमीटर पर हार, प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की कितनी स्पीड है? 6 किलोमीटर पर हार, प्लस किया तो 16 आ जाएगा। टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 64, स्पीड कितनी है? 16, डिवाइड कर दिया तो आपका आ जाएगा 4 हार। क्लियर है? अब कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद में करेंगे क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्लॉक रीजनिंग से रिलेटेड। जैसे यहाँ फाइंड द एंगल मेड बाय हार एंड मिनट एट 5 o'clock। अगर इस तरीके से पूछा गया हार एंड मिनट एट 5 o'clock, तो क्या करोगे? 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 30 से। अगर इधर पूछा जाता फाइंड द एंगल मेड बाय हार एंड मिनट हैंड एट 7 o'clock या 8 o'clock या फिर 9 o'clock, कुछ भी पूछ लिया जाता तो हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते, आपका आंसर निकला था। समझ आ रही है? फाइंड द एंगल मेड बाय हार एंड मिनट एट 5 बजे आपको बताना है। एंगल कौन सा बनेगा? हार और मिनट की सुई का 5 बजे, तो 5 into 30। इधर पूछा जाता फाइंड 30 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दे तो 150 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर यहाँ पूछा जाता फाइंड द एंगल मेड बाय हार एंड मिनट हैंड एट 5 o'clock, तो क्या करते? सॉरी 8 o'clock पूछ लिया जाता, तो 8 o'clock को 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते, 240 डिग्री का एंगल बनता। इधर पूछ लिया जाता 7 o'clock कितना एंगल बनेगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देते, 210 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, केवल 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। अगर क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है आपसे, दैट फाइंड द एंगल मेड बाय हार एंड मिनट हैंड एट 8:40, ये पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? अब उन्होंने टाइमिंग दे दिया, अभी उन्होंने ये नहीं बोला कि 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। अगर डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, इस तरीके से मान लो पूछ लिया जाए आपसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, कि 10 बजे कितना एंगल बना, 11 बजे, 12 बजे, हार और मिनट में, तो 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, जो टाइमिंग आपको दी गई है। लेकिन अब की बार इन्होंने क्या बोला कि हार और मिनट जो है स्पेसिफिक दे दिया कि 8:40 पे कितना एंगल बनेगा, ये बताओ आप हमें। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा? 30 हार माइनस 11/2 m। हार और मिनट ये सुई होती है ना, आपने देखा होगा घंटे की, मिनट की, सेकंड की सुई चलती रहती है घड़ी में, है ना। याद कैसे करोगे? घड़ी में कितने कांटे होते हैं? 3 होते हैं ना, हार मिनट सेकंड, है ना। घड़ी में कितने कांटे होते हैं? 3 कांटे होते हैं। फॉर्मूले को रटना नहीं है, याद कैसे करोगे? घड़ी में कितने कांटे होते हैं? 3। घड़ी दिखती कैसी है? गोल गोल। ठीक है, ये हो गया आपका हार, पहले घंटा फिर मिनट, है ना, घंटे मिनट सेकंड, है ना, माइनस फिर उसके बाद में क्या आता? घंटे के बाद मिनट। मिनट देखो कैसे बन रही है, ऐसे और ऐसे, है ना, और बीच में इस तरीके से v जा रहा है ना, तो यानी कि 11, और बीच में क्या है? बीच में इस तरीके से एक ये और ये 2 डंडे हैं जो आपस में एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। कितने? 2 डंडे मिल रहे पॉइंट पे। ऐसे तो m बना है ना आपका, m इस तरीके से बना है, तो m में क्या है? 11, और बीच में ये 1, 2, बीच में 2 डंडे v टाइप के है ना जो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो 11/2 मिनट। बस फॉर्मूला याद हो गया, रटना नहीं। अगर भूल भी जाओगे तो ट्रिक से याद रहेगा आपको। कैसे? घड़ी में कितने कांटे होते हैं? 3 होते हैं। देखेंगे ना सुई, 3 सुई दिखती है आपको घड़ी में। कैसी होती है घड़ी? गोल गोल। पहले घंटे आते हैं, फिर मिनट आता है, फिर उससे छोटा सेकंड होता है, तो हमें केवल घंटे और मिनट देखना। माइनस m कैसे बन रहा है? इस तरीके से है, m में 11 लिख दिया, फिर यहाँ पर इस तरीके से है, बीच में 1, 2, इस पॉइंट पे 2 लाइन मिल रही है, तो डिवाइड बाय 2 मिनट। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हो गया 30 हार माइनस 11/2 मिनट। अब तो निकाल लोगे आराम से। तो देखो अब क्या करना है, 8:40, 8 घंटे 40 मिनट,
तो क्या करोगे? 8:40 पे एंगल बताना कौन सा होगा, कुछ नहीं करना। 30 हार कितना है 8 माइनस 11/2 मिनट कितनी है 40, काटा इससे 240 माइनस 220 तो कितना बनेगा 20 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है इतनी चीज? लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपका एंगल 180 डिग्री से ऊपर आ रहा है ये फॉर्मूले में करने के बाद तो आप 360 से माइनस कर देना उसको। ऐसा क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ आपको, देखो। फाइंड द एंगल मेड बाय हार एंड मिनट हैंड एट 10:10 10:10 पे 10 घंटे और 10 मिनट कितना एंगल बनेगा, तो फॉर्मूला वही पुट करना है। 3 कांटे होते हैं सुई में, सुई जो होती है वो जीरो जैसी दिखती है। एम में 2 इस तरीके से 11 के होते हैं, बीच में 2 पॉइंट जुड़े होते हैं, इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला है। तो 30 इंटू 10 माइनस 11/2 इंटू मिनट कितनी है 10, तो 2 से ये 5 गया, कितना आया 300 माइनस 55 कितना आएगा 245। लेकिन मैंने क्या कहा था, ये एंगल 245 आ गया। एंगल कभी भी 180 से ज्यादा नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे 360 डिग्री में से 245 को माइनस कर दोगे और इधर जो आपका आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है 115। क्लियर, ये एंगल बनेगा 115 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर, निकालोगे अब तो क्लोक से अगर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सिंपल क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे, हार और मिनट दे दिया तो कैसे करोगे, अगर आपका आंसर जो है 180 से ऊपर एंगल निकल रहा है तो कैसे निकालोगे। क्लियर, समझ में आ गया, तीनों पैटर्न समझा दिए और इससे क्वेश्चंस आते हैं, जनरली इससे आते हैं मेनली। तो इस वाले ट्रिक से कि केवल ये पूछा जाता है कि 8 बजे हार और मिनट के बीच में कितना एंगल बनेगा, कुछ नहीं करना, 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना बस। और ऐसे पूछ लिया गया तो फॉर्मूला लगा देना है, फॉर्मूला रटना भी नहीं है, फॉर्मूला याद करने का ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया। अगर अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे, देखो AFKPUZEJ इस तरीके से दिया गया है। जेड अपना लास्ट होता है, जेड लास्ट होता है तो इसको तो मैंने यहीं पे काट दिया कि ठीक है भाई ये तो लास्ट लास्ट अक्षर है। ई से देखना स्टार्ट किया, ई कितने नंबर पे आता है ABCDE 5वें नंबर पे आता है, 5 लिख लिया। जे कितने नंबर पे आता है ABCDEFGHIJ 10वें नंबर पे आता है, उंगलियों पे गिन के देखो। ओ कितने पे आता है ABCDEFGHIJKLMNO 15वें नंबर पे। तो हमने देखा कि यहाँ पे कर क्या रहे हैं 5 + 5 10 + 5 यानी नेक्स्ट क्या होगा 15 + 5 यानी 20वें नंबर पे अल्फाबेट में कौन सा अक्षर आता है टी आता है। 20वें नंबर पे टी आता है, अगर ये याद, अगर 20वें नंबर पे तो ऐसे भी याद रह जाएगा आपको कि कौन सा आता है T20, तो 20वें नंबर पे आपका टी आता है। ठीक है, गिन के देख लो 1 ABCDEFGHIJKLMNOPQRST टी 20वें नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका अल्फाबेट हो जाएगा 20। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाते हैं जैसे ABDEGH, नेक्स्ट पूछ लिया गया तो हमने देखा AB इन्होंने C को छोड़ दिया, DE इन्होंने F को छोड़ दिया, GH यानी I छूटेगा, J के आ जाएगा। क्लियर, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो। नेक्स्ट देखिए ऐसा दे दिया AAFFFKKPP एंड UU, नेक्स्ट पूछा क्या आएगा, हमें पता है ए पहले नंबर पे आता है लिख लिया, फिर ABCDEF, एफ आता है 6वें नंबर पे, के आता है 11वें नंबर पे, PPP आता है 21वें नंबर पे, ठीक है सॉरी 16वें नंबर पे, और U आता है 21वें नंबर पे। नेक्स्ट पूछा तो हमने देखा कि इन्होंने क्या किया है, एक में इन्होंने 5 प्लस किया है, 6 में इन्होंने 5 प्लस किया है, 11 में भी 5 प्लस किया, 16 में 5 प्लस किया तो 21 आ गया, 21 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 26, तो 26 तो लास्ट में आंसर है तो यानी जेड आएगा। फिर हमने देखा पहले इन्होंने 2 डिजिट रखी, फिर 3 रखी, फिर 2 रखी, फिर 3 रखी, फिर 2 रखी, अब की बार 3 होंगी तो 3 बार जेड, नेक्स्ट ये अल्फाबेट आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के। एक स्लाइड ले लेते हैं, वेट।
देखिए क्वेश्चन पे, अ सम ऑफ मनी इज पेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 साल। यानी कि आपकी मनी एक्स वाई जेड कुछ भी है, इसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सिंपली निकालोगे आप। ये बोल रहे हैं 4 साल में ये डबल डबल हो जा रही है, दोगुनी। ठीक है, दोगुनी हो जा रही है। ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी ईयर इट विल टेक, ईयर विल टेक इट अमाउंट टू 8 टाइम। 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? 4 साल में कितनी हो रही है? 2 गुना। और 4 साल में कितनी हो जाएगी? 2 गुना हो रही है, हर 4 साल में 2 गुना हो रही है। तो अभी 2 है, एक्स इधर कितनी होगी, मान लो 2x हो गई है ना। अगले 4 साल में कितनी हो जाएगी? 2 गुना। तो 2x का 2 गुना 2 इंटू 2 4x। 8 गुना होने में फिर 4 साल और लगेंगे, तो 8x। ठीक है, तो यानी कि 2 गुना, यानी मान लो यहाँ पर अगर मान लो 100 रुपए थे, तो 100 का 2 गुना 200 जो है 4 साल में हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा इस चीज को, इस अमाउंट को। तो 200 जो है और 4 साल में कितना हो जाएगा? 400, और 400 और 4 साल में 800, यानी 100 जो अमाउंट है आपकी, उसको 8 गुना होने में कितने साल लगे? 4 + 4 + 4 12 साल। 12 साल में 8 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले से देखेंगे हम लोग कैसे सोल्व होते हैं। If the amount become 2.25 time after 2 year, if the amount become 2.5 time after 2 year, यानी इनिशियल जो अमाउंट थी, मान लो आपके पास 100 रुपए थे, वो 2.25 यानी 2 का थोड़ा सा ज्यादा है ना, 2 गुने का थोड़ा सा ज्यादा, 2.25 टाइम 2 साल के बाद ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको फाइंड करना है। तो देखो कैसे देखोगे, कितना दिया है? 2.25 टाइम आफ्टर 2 ईयर। अगर 2 ईयर दिया होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं? स्क्वायर रूट। ये बाद में बताऊंगे, चलो पहले देख लेते हैं कितना दिया गया, 2.25। पहले लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल फिर यहाँ अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल यानी मूलधन, अमाउंट यानी मिश्रधन। तो यहाँ पर प्रिंसिपल लिया हम लोगों ने 1 रेशियो, कितना दिया गया? 2.25 टाइम, ये लिया। इस पॉइंट को मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूंगी? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, हटाना है तो। यानी कि 2.25 अगर मुझे हटाना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हट जाएगा। लेकिन 100 से मल्टीप्लाई एक ही डायरेक्शन में नहीं, दोनों जगह करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि इधर 100 ले रहे हो तो इधर भी लेना पड़ेगा। तो 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हट गया आपका, 225 आ गया। अब आपको 2 ईयर पूछा गया, यहाँ पे 2 ईयर में कितना रेट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है 2 साल में। अगर 2 पूछा जाता है तो आप क्या करोगे? स्क्वायर रूट। क्या करोगे? स्क्वायर रूट करोगे। इधर अगर 3 साल लिखा होता तो आप क्या करते? क्यूब रूट। क्या करते? क्यूब रूट करते। ठीक है, 4 साल लिखा होता तो फोर्थ रूट करते। ठीक, तो यहाँ पर आपने स्क्वायर रूट कर दिया। स्क्वायर रूट करते तो क्या आएगा? 10। देखो 10 का इंटू 10 ही तो 100 होता है, तो स्क्वायर रूट क्या है आपका? 10 आया। दूसरा 225 का स्क्वायर रूट कितना आएगा आपका? 15। 15 मल्टीप्लाई करके देख लो, 225 आता है आपका। तो 15 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 225, तो 15 आया आपका, क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे 2 साल दिया गया हमें। तो ये कितना आया? 10 और 15 आया आपके पास में, 10 और 15। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो 10 और 15 में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस आपका 5। कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको? 5 डिफरेंस दिख रहा है। तो आर रेट निकालना, तो रेट कैसे निकालोगे? रेट इज इक्वल टू 5/10 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 50। ठीक है, कितना आएगा? 50% आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एनी अमाउंट बिकम 1.728 टाइम आफ्टर 3 ईयर, अगर कोई अमाउंट जो है 3 साल बाद 1.728 हो जा रही है ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। तो वैसे ही निकलेगा ये भी, प्रिंसिपल और अमाउंट। ठीक है, 1:, कितना हो जा रही है अमाउंट? 1.728 हो जा रही है 3 साल में, रेट निकालना है। 1.728 इतनी हो जा रही है। अब आपको अगर 1.728 अगर आपको हटाना है तो क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक साइड नहीं करना पड़ेगा, दूसरी साइड भी लेना पड़ेगा, फिर तो आपको 1000 रेशियो 1.728। 3 साल बाद है तो हम क्यूब रूट लेंगे अब की बार। क्यूब रूट लिया तो ये कितना आएगा? 10। ये कितना आएगा क्यूब रूट लेने के बाद में? ये आपका आएगा
12 कितना आएगा 12। देखो 12 इंटू 12 यानी 144 इंटू 12 करोगे ना तो 1728 ही आएगा। तो 12 डिफरेंस कितना है 2। रेट कैसे निकालोगे, रेट इज इक्वल टू 2/10 इंटू 100 20%। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपए फॉर 2 साल एट 4% एनम। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया गया है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पर क्या निकाल रहे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे थे, कितने रेट से ब्याज मिल रहा है, केवल ये निकाल रहे थे, है ना। यहाँ पर क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा वो है आपका डी क्या है आपका, डिफरेंस कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में, पी यानी प्रिंसिपल, आर यानी कि आपका हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 का यहाँ पर क्या लोगे, पावर में 2। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। फॉर्मूला डिफरेंस इज इक्वल टू क्या लिया, प्रिंसिपल, इधर लिया रेट अपॉन 100, इसकी पावर में लिया 2। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया गया, प्रिंसिपल रुपीज कितने आपके, मूलधन कितना आपका 5,000, प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मूलधन 5,000। रेट कितना है, रेट है यहाँ 4%, डिवाइड में 100, ऊपर क्या लेंगे 2, कितना आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 5,000 इंटू, अंदर आपने ये कट किया तो 2 और इधर आया 1/25। 1/25 कितनी पावर है 2, तो 2 बार लिख देंगे इसको 1/25। तो जब कट करोगे तो आपका 8 रुपीज का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम ऑफ मनी इन 3 ईयर। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 3 ईयर एट 10%। यहाँ प्रिंसिपल फाइंड करना है, यहाँ क्या फाइंड करना था, डिफरेंस। जब आपको डिफरेंस फाइंड करना था तो ये वाला फॉर्मूला आपने लगाया था, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। अब प्रिंसिपल फाइंड करना तो थोड़ा सा इस फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। जब तक डिफरेंस फाइंड करना था तो आप ये कर रहे थे, अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको फाइंड द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो क्या करोगे, r/100 + 3, केवल ये कर दोगे, r/100 + 3 केवल ये कर दोगे अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो यहाँ पर कितना दिया गया, 372 दिया गया है। डिफरेंस कितना दिया गया, ये बोल रहे हैं द डिफरेंस इन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम ऑफ मनी। कोई मनी है, यानी आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना है कि वो मनी कौन सी है, मूलधन आपको निकालना है। तो कोई यहाँ पर बोला गया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई सम है मनी का, कोई मनी इन्होंने बताई नहीं कितनी है, उसमें जो डिफरेंस है वो 372 रुपए आ जाता है 3 साल में 10% पर एनम के रेट से। तो आपसे पूछा गया है कि मूलधन बताओ, तो आपने क्या किया, डिफरेंस कितना आ जाता है, 372 रुपए आ जाता है डिफरेंस। मूलधन यानी प्रिंसिपल निकालना है, कितने रेट से डिफरेंस आ रहा है, 10% पे ब्याज के रेट से आ रहा है। देन क्या आएगा यहाँ पर, पावर में यहाँ 2 आएगा, तो पावर में आपने 2 पुट कर दिया। देन यहाँ पर r कितना है, 10/100 + 3/1, और ऐसा करके आप सोल्व कर लोगे इसको। ठीक है, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर सिंपल सा, एक तो इस तरीके से आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला, बहुत इजी तरीका था ये। अगर स्क्वायर, अगर आपका यहाँ पर 2 ईयर दिया जाता है, अगर 2 ईयर ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2 ईयर है तो स्क्वायर रूट करोगे, 3 ईयर है तो क्यूब रूट कर लोगे। अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 का पावर में 2। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यानी मूलधन निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आई होप ये चीजें आपको हो गई क्लियर। तो हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का देख लिया, हम लोगों ने बोर्ड एंड स्ट्रीम का देख लिया, हम लोगों ने एवरेज ट्रिक कैसे निकालने हैं, एवरेज कैसे निकाला जाता है वो ट्रिक देख ली। ज्यादातर क्रिकेट से ही क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि 10 इनिंग में इतने हैं तो एवरेज कैसे निकालना है। पाइप एंड सिस्टर्न की ट्रिक देख ली हम लोगों ने, टाइम और वर्क कैसे निकालना है इसकी ट्रिक देख ली, अल्फाबेट सीरीज देख ली, क्लॉक रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का करके जाना, टाइम एंड वर्क पक्का करके जाना। ठीक है, इसके अलावा ये जो कैलेंडर ट्रिक है पक्के से करके जाने, ये भी आपने मिस नहीं करनी। इसके अलावा ये जो सम है ये भी देख के जाना है, और इसके अलावा ये जो है ये भी आपको देख के जाना है कि कौन किससे डिवाइड हो रहा है तो कैसे पता करना है। रेक्टेंगल नंबर, ट्राइंगल नंबर, स्क्वायर नंबर, ये सारी चीजें आपको करके जानी, जितना इस लेक्चर में करवाया जा रहा है एटलीस्ट वो तो। अब बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्शन से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, पहले तो डायरेक्शन याद रखना इस तरीके से,
ये आपकी ईस्ट होती है, ये आपकी वेस्ट होती है, ये आपकी नॉर्थ होती है, ये आपकी दक्षिण साउथ होती है। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, कैसे याद करोगे? वी नस, क्लियर? ऐसे याद कर लोगे, वी एन और एस। ठीक है, फिर नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो है ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, ईस्ट और साउथ के बीच का साउथ ईस्ट कहलाएगा, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। अब क्वेश्चन देखो कैसे आता है, बिल्कुल आपके पास में ब्लैंक स्लाइड है, क्वेश्चन दिया गया। चलो क्वेश्चन देखते हैं। विकी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ये कोई पॉइंट है, इधर से विकी ने स्टार्ट किया, ये विकी है, स्टार्ट किया। एंड वो 10 किलोमीटर टू द ईस्ट, ईस्ट की तरफ गया, तुम्हें पता है ईस्ट इस तरफ है, तो ये 10 किलोमीटर गया। आगे बोल रहे हैं देन टर्न राइट, यहां खड़ा हुआ है वो, इसका राइट कौन सा होगा? इसके 10 किलोमीटर जाने के बाद ये राइट गया है, इधर ये खड़ा हुआ है, तो इसका ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। ठीक है, आप खुद खड़े होके देख लो इस डायरेक्शन में, आपका हाथ इधर की तरफ आएगा, राइट। आप अपनी चेयर से उठ के सीधा चलो थोड़ी देर के लिए, तो आपका राइट किधर आएगा? ये इधर से चलना स्टार्ट किया इस बंदे ने, देखो इधर इस पॉइंट से, देखो इसका मुंह इस तरीके से है, वेट, ये इस तरीके से है ये इंसान, और ये ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर चला। ठीक है, इसका कौन सा राइट होगा, कौन सा लेफ्ट होगा? कौन सा राइट होगा, कौन सा लेफ्ट होगा? ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, है ना? तो फिर ये क्या बोल रहे हैं कि फिर ये 30 किलोमीटर राइट की तरफ गया, यानी इधर की तरफ ही 30 किलोमीटर गया। फिर क्या बोल रहे हैं? देन ही टर्न लेफ्ट, इधर भी ऐसा खड़ा हुआ है, कौन सा लेफ्ट होगा अभी इसका? खुद सोचो कौन सा लेफ्ट होगा अभी इसका? ये लेफ्ट होगा, फिर 30 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ गया। ठीक है, लिख दिया 30 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ गया। फिर बोला गया देन ही टर्न लेफ्ट अगेन, इधर पहुंचने के बाद फिर ये लेफ्ट की तरफ गया, समझ रहे हो? फिर ये लेफ्ट की तरफ गया 20 किलोमीटर। फिर क्या बोले? देन फाइनली ही टेक राइट टर्न, इधर खड़ा होने के बाद में फिर इसने सोचा मेरे को राइट टर्न लेना चाहिए, तो इसने राइट टर्न ले लिया। कितना? 40 किलोमीटर। तो फाइनली ये किस पॉइंट पे खड़ा है अभी, कौन से डायरेक्शन में है? कौन से डायरेक्शन में खड़ा है जहां से चालू होता है? ईस्ट में ही जाया जा रहा है, ये कहाँ जाया जा रहा है? ये ईस्ट में ही जाया जा रहा है। क्लियर? आपको बस डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और केवल अज्यूम करके देख लेना कि अगर आप वेस्ट में चलते जा रहे हो, इस तरीके से अगर आप चलते जा रहे हो, तो आपका लेफ्ट और राइट क्या होगा? राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट में कंफ्यूजन नहीं होना, आप खुद अज्यूम करके देख लेना चीजें कि आप ऐसे खड़े हुए हो तो आपका राइट कौन सा हाथ होगा, लेफ्ट कौन सा होगा, और इस तरीके से आप पहुंच जाओगे आंसर पे। देन यहाँ पर अगर आपको मिरर इमेज निकालनी है, तो मिरर इमेज में देखो यहाँ पर, ये देखो ये इसकी तरफ देख रहा है, देख रहे हो? ये इसका मुंह इधर है, इस वाले का मुंह इधर है। एक चीज ध्यान से देखिएगा, इसका मुंह तो इधर है और इसका मुंह इधर है ना? तो यहाँ पर आपसे मिरर इमेज पूछी गई है, तो जो मुंह इसका इधर है, तो पानी में अगर देखेगा कोई, तो उसका मुंह ऐसे रहेगा, इसी की तरफ। समझ में आ रही है? अगर इस चीज का मुंह इधर है, अगर कोई पानी में देखेगा, तो ये वाला हिस्सा इसका ऐसे जाएगा और ये वाला हिस्सा जो है ये इसका ऐसे रहेगा, है ना? क्योंकि ये दोनों फेस कर, देखो इनकी इसकी आंखें फेस कर रही है ना, तो ये वाला हिस्सा ये फेस करेगा आपस में। तो समझ रहे हो इस चीज को? तो ये वाला हिस्सा भी क्या करेगा, यहाँ पर फेस करेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जा रहा है इसी पैटर्न में? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ये इस तरीके से है, तो इसका वाटर इमेज कैसा होगा? अगर ये इस तरीके से है, तो इसका वाटर इमेज कैसे होगा? तो वाटर में अगर आप देखोगे तो ये इसी की तरफ देख रहा होगा, अगर इसको देखोगे तो ये इसी को देख रहा होगा, इस तरीके से। समझ पा रहे हो?
ये वाटर इमेज होगा जो कि आपके कौन से क्वेश्चन में दिया गया है, जो कि आपके दिया गया है सेकंड वाले क्वेश्चन में, ठीक है। यानी कि मिरर इमेज निकालनी है आपको इसकी, तो ये जो है ये इसी को फेस कर रही है देखो, और ये जो है ये इसी को फेस कर रहा है, तो मिरर इमेज यही तो होगी। सो मिरर इमेज में ये इसी तरीके से चीजें देखने को मिलेंगी, ये ऐसा होगा और ये जो है ये वाला भी इसी की तरफ ऐसे देख रहा होगा, ठीक है, क्लियर बात। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से, हाँ ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज यहाँ पर दिखाई गई, किस तरीके से पता करोगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।